तो जो कल हमने क्लास में किया था, पहले आज उसका रिकैप ले लेते हैं। 5 मिनट्स का रहेगा। कल हमने स्टार्ट किया था विद डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी, कंप्यूटर, टाइप्स, नंबर सिस्टम, बूटिंग, एटसेट्रा। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने कल डिस्कस करी थी, जिसमें डाटा है। डाटा के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। डाटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसा आपने पहले भी देखा था। अगर हम बात करें फैन की, एलईडी की, कैमरे की, या से कोई स्टूडेंट है आमिर, सुमित, कोई भी XYZ है, तो ये सब क्या है? डाटा है। लेकिन हम अगर इनके बीच में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दें या इस डाटा को प्रोसेस कर दें, तो ये क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। जैसे हमने कहा कि अमित EC 2004, ये क्या एक डाटा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अमित इज ए स्टूडेंट ऑफ EC ब्रांच पास्ड इन 2004, तो ये क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। फिर हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो उसमें देखा था इंफॉर्मेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमने कैसे देखा था कि कोई भी अगर जिस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है वो अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। उसमें हमने एग्जाम्पल लिए थे। एक एग्जाम्पल था ए डॉग बाइट्स ए मैन, मतलब यूजुअली यही होता है। तो इट इज नॉट ए इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या मतलब इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन उस इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाया जाए। वैसे ही सेम दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था कि ए मैन बाइट्स ए डॉग, मतलब ये एक इंफॉर्मेशन होती है। या उसमें हमने और एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे यूजुअली आपने देखा होगा कि ए चाइल्ड बोरिंग में गिर गया, मतलब इस टाइप की आपने देखी होगी, वो ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी, क्योंकि उस बोरिंग में गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत कम है। तो जहां पे गिरने की प्रोबेबिलिटी कम होती है वो एक अच्छी इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग न्यूज। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर इज डिराइव्ड, एक जनरल डेफिनेशन की हमने बात करी थी। कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, विच मीन्स टू कैलकुलेट। इट मीन्स एनी कैलकुलेटिंग डिवाइस इज ए कंप्यूटर। फिर हमने इसके क्लासिफिकेशन पढ़े थे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स में जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, एनालॉग जो कंप्यूटर्स एनालॉग सिग्नल्स को यूज करते हैं, दो सिस्टम्स आर नोन एज एनालॉग कंप्यूटर्स, जिसमें हमने स्पीडोमीटर का एग्जाम्पल लिया था, थर्मोमीटर का एग्जाम्पल लिया था। ये सब किसमें आते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स में हमने क्या देखा था? जो भी डेफिनेशंस आपने बुक्स में पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर में, वो सब क्या बताते हैं? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। ये सब जो डेफिनेशन है, ये सब किसके? डिजिटल कंप्यूटर्स की। तो डिजिटल कंप्यूटर में हमने अभी और चीजें नहीं करी थी, जैसे डिजिटल कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से, प्रोसेसिंग स्पीड के हिसाब से भी डिजिटल कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो जैसे कल भी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये बेसिक चीजें हैं, तो उसमें क्या था कि इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे आज क्लास के बाद ना, जो दूसरे सेंटर है वहां पे मेल कर देंगे, उसका आप प्रिंट आउट ले लेना। जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं एज इट इज वो नोट्स बने हुए। फिर उसमें हमने डिस्कशन किया था हाइब्रिड कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर सिस्टम्स जो दोनों टाइप के सिग्नल्स को यूज करते हैं, एनालॉग एज वेल एज डिजिटल। उसका हमने एग्जाम्पल लिया था, जो हम एटीएम मशीन यूज करते हैं, एटीएम मशीन इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। उसमें एक स्टूडेंट ने कल मोबाइल को भी बताया था, इट इज ऑल्सो ए हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि हम बोलते हैं वो एक एनालॉग होता है, फिर वो वॉइस किस में कन्वर्ट कर देती है? टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे एप्स अवेलेबल है। वेंडिंग मशीन जो यूज करते हैं वो भी किसके एग्जाम्पल है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है।
फिर हमने एक प्रोग्राम वो बनाया था, एक डायग्राम मैंने बनाया था कि कैसे सीपीयू, कैची मेमोरी, रैम और हार्ड डिस्क होती है, कब सीपीयू को कौन सा जो कैच मेमोरी के बारे में बताया था, जो फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डाटा होता है सीपीयू के थ्रू वो किस मेमोरी में स्टोर्ड होता है, कैची मेमोरी में। अगर आप आज की डेट में कोई कंप्यूटर सिस्टम परचेज करने जाते हैं तो कैची मेमोरी के भी लेवल्स हैं, L1, L2, L3, L4, L5। उसके लिए क्या हो गया, वो चीज फास्ट कर दी गई है। मतलब ये चीज आप डेली लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते हो। कोई भी चीज अगर आपको, जैसे मॉर्निंग में उठते हो, कोई चीज की अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है, वॉशरूम जाते हो, ब्रश, उसकी लोकेशन अलग होती है। मतलब आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आप लोकेशन चूज करते हो और वो लोकेशन किसका वर्क करती है, एज ए मेमोरी। फिर हमने रैम के बारे में स्टडी किया था। जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है तो किस मेमोरी में होता है, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बूटिंग के बारे में बताया था। बूटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम बड़ा इजी होता है, सभी स्टूडेंट ने स्टडी किया है। तो हमने एनी वन बेस टू एनी अदर जनरल, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसमें देखा था कि किसी भी नंबर सिस्टम को हम कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था बाइनरी को आप कितने बिट्स में कर सकते हैं, 1 बिट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 टू द पावर 1। ऑक्टेल को आप कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 टू द पावर 3, दैट इज 3 बिट्स। ऐसी हेक्साडेसिमल को 2 टू द पावर 4 आप 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें ये सारे हमने कन्वर्जन्स कल किए थे, कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। फिर देखा था कि जो बेस की वैल्यू होती है या जो भी हमारा नंबर सिस्टम होता है उसके डिजिट हमेशा उससे ही कम होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग किससे होती है, 0 से। ये डिस्कशन किया था। फिर हमने लास्ट में बीसीडी वगैरह किसी स्टूडेंट ने पूछा था, बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो उसके बारे में थोड़ा सा। फिर जब मैं जा रहा था क्लास में तो एक स्टूडेंट ने पूछा था एक्सिस 3 कोड और ग्रे कोड के बारे में। तो इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो अभी हम ये बीसीडी या एक्सिस 3 कोड या ग्रे कोड, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी क्लास में। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, और धीरे धीरे करके चीजों को इनकॉर्पोरेट करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम वाला पार्ट जो एक्सेस 3 कोड जो स्टूडेंट ने पूछा था, ये सब चीजें आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ेंगे। वंस, कॉम्प्लीमेंट, डेटा रिप्रेजेंटेशन, वो सब आप स्टडी करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इसको एक फास्ट मोड में इसको कर लेते हैं। तो जो हमने कल बीसीडी कोड हमने स्टडी किया था, अगर हम इन कोड्स की बात करें, द कोड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वेटेड कोड and non-weighted code and non-weighted code। weighted code में कल हमने स्टडी किया था, the weighted code is BCD। BCD code is also known as 8-4-2-1 code। BCD code is also known as 8-4-2-1 code, क्योंकि हम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कल मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल का। अगर हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब। तो ये कोड क्या कहलाएगा, 8-4-2-1 कोड। 8-4-2-1 कोड इज आल्सो नोन एज बीसीडी और वाइस वर्सा। नॉन वेटेड कोड में द फर्स्ट वन इज ग्रे कोड एंड सेकेंड वन इज एक्सिस 3 कोड। आज के टाइम में सिक्योरिटी मेजर कंसर्न होता है कि स्टूडेंट ने जाते जाते ये भी पूछा था कि सर जो बाइनरी होता है और बाइनरी कोडेड डेसिमल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो एग्जैक्टली अगर हम बाइनरी कोड और बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात करेंगे तो बाइनरी कोड इज मोर एफिशिएंट देन बाइनरी कोडेड डेसिमल। कैसे होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल जब आप किसी नंबर का बनाएंगे तो वो लेंथी कोड होगा, और जो उसका बाइनरी कोड होगा वो स्मॉलर कोड होगा। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, बाइनरी कोड के साथ जो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, दे आर मच इजियर देन जो ऑपरेशन आप बीसीडी कोड के साथ परफॉर्म करेंगे। बीसीडी कोड के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है दैट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे मतलब उसका, लेकिन ये डिफरेंसेस है, मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
अब इन तीनों के बारे में अगर हम ये 84 वेटेड कोड को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वेटेड कोड के बारे में आप थोड़ा सा लिख लो। बीसीडी कोड इज नोन एज वेटेड कोड। लेकिन वेटेड कोड कैसे असाइन होता है आप सभी जानते हो, जैसे डेसिमल नंबर होते हैं, यूनिट डिजिट होता है, तो उसमें 10 टू द पावर क्या होती है, 0। उसके बाद राइट टू लेफ्ट अगर हम चलते हैं तो सेकंड जो डिजिट होता है उसमें क्या हो जाती है, 10 टू द पावर 1। फिर और शिफ्ट होते हैं, तो वो जो हम 10 की पावर्स को स्टडी कर रहे हैं, दीज आर नोन एज वेट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, वेट्स। तो जो ये हम कोडिंग की बात कर रहे हैं, दीज कोड्स आर यूज फॉर एनकोडिंग। जैसा आपको पता होगा कि सिक्योरिटी इज ए मेजर कंसर्न दीज डेज। तो कोई भी डाटा जैसे हम किसी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो हमारा पर्पज होता है कि हम उसको एनकोड करके यूज करें टू एनहांस द सिक्योरिटी। और भी अदर पर्पज होते हैं, जैसे अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई यहाँ से अमेरिकन यहाँ पे आ जाए, उसको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, तो उसके लिए हम एक ट्रांसलेटर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब कोड का कन्वर्जन किस फील्ड में हम उसको यूज कर रहे हैं, उस पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। और दूसरा, सिक्योरिटी इज ए मेजर कंसर्न, इन पर्पजेस के लिए हम इन कोडिंग का यूज करते हैं। इसमें ये कोड हो गया था। और वेटेड कोड, पहले ग्रे कोड हम कर लेते हैं, फिर वेटेड कोड के बारे में आप लिख लेना। राइट डाउन ग्रे कोड। तो ग्रे कोड is also a binary code. Gray code is also a binary encoded code. Binary encoded code in which adjacent bits differed by 1. In which adjacent bits differed by 1. In which adjacent bits are differed by 1. तो इसमें अगर हम देखें से बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल से आपके पास एक बाइनरी कोड है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में। इसमें आप देखेंगे 1 1 0 1 0 1। दिस बिट इज नोन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, that is MSB, and last one is known as LSB, least significant bit। हम कन्वर्जन बाइनरी टू ग्रे कोड करें और वाइस वर्सा, उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेम रहता है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। तो मतलब ऐसा कौन सा बिट है जो चेंज नहीं होता है, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल रिमेन सेम, दैट इज 1। फिर इसके एडजेसेंट बिट के साथ एडिशन होगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा? बाइनरी एडिशन में 0, और जो कैरी होगा उसको हम क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। जो कैरी होगा वो क्या होगा? डिस्कार्ड होगा। तो 1 + 1 इज 0, कैरी डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 1 + 0 इज 1, अगेन 0 + 1 इज 1, 1 + 0 is 1, and 0 + 1 is 1. This code is known as gray code. This code is known as next conversion is say gray code to binary. Gray code to binary. So for example, we are having a number 104 × 1. This is a gray code.
हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इस जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो किसी भी कन्वर्जन में सेम रहता है, चाहे वो B to G हो या G to B। तो इस केस में भी 1 क्या रहेगा, सेम। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, यहां पे एडजेसेंट बिट्स का एडिशन होता है, यहां पे डायगोनल बिट का एडिशन होता है MSB के साथ। 1 + 0 इज 1, अगेन 1 + 1 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 1 is 0, and 0 + 1 is 1. So this code is known as binary code, base 2. Now write down X is 3 code. इसमें एग्जाम्पल करने की मेरे हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल है। जो B to G होगा, मतलब इसको आप थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब यूजुअली G to B वाला B to G में लग जाता है, कंफ्यूजन होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे B अल्फाबेटिकली पहले आता है, G बाद में आता है। तो आप एक माइंड सेट कर लो अपना कि जब भी B to G होगा एडजेसेंट बिट ऐड होंगे, B के बाद G आता है, और जब इसका रिवर्स होगा तो डायगोनल। मतलब समझने के लिए है, मतलब ऐसा कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने के लिए अल्फाबेटिकली कैसे याद रखें कि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट इज एक्सिस 3 कोड। एक्सिस 3 कोड क्या कहता है, इट इज आल्सो ए BCD कोड। ये भी क्या है, एक BCD कोड है। इसमें क्या होता है कि जो भी BCD कोड्स होते हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। किसका, जैसे 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, +3। जो भी BCD कोड है उसके हर ही डिजिट में आप क्या ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो वो BCD कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सिस 3 कोड। फॉर एग्जाम्पल, से मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 342, मुझे इसे कन्वर्ट करना है एक्सिस 3 कोड में। इसे हमें करना है एक्सिस 3 कोड में। तो सबसे पहले जो डेसिमल होगा उसको आप किसमें, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, BCD, और उस BCD में कितने का एडिशन कर देंगे, 3 का। तो इसके रेस्पेक्ट में 342 बेस 10 के रेस्पेक्ट में जो BCD होगा, इट वुड बी 3 का लिए क्या होगा, 0011। BCD कोड इज 4 बिट कोड। 4 के लिए क्या होगा, 0100, और 2 के लिए क्या होगा, 0010। इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, BCD में। तो एक हर एक जो डेसिमल डिजिट है, अब आप उसमें कितने का एडिशन करेंगे, 3 का। इसमें कितने का एडिशन करेंगे, 3 का। अगर इसमें अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक्सिस 3 कोड में, तो एक्सिस 3 कोड में ये कोड कन्वर्ट हो जाएगा। 3 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 का बाइनरी क्या होगा, 0110। सिमिलरली 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, और इसका कोड कितना हो जाएगा, 0111। 2 के रेस्पेक्ट में 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, और 5 का एक्सेस कोड क्या होगा, 010। दिस कोड इज नोन एज एक्सिस 3 कोड। हाँ, इंडिविजुअल डिजिट को ईच किसमें, हाँ, ये एक क्वेश्चन रेज होता है, अगर उसमें कैरी आता है तो उस केस में क्या करेंगे। इसमें कैरी नहीं आएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल
यहां पे ये 2 की जगह, इसमें 2 की जगह फॉर एग्जाम्पल ये 9 होता। फॉर एग्जाम्पल 2 की जगह क्या है, 9 है। 9 के लिए आप कोड क्या लिखते हैं, 1001। 9 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 के लिए कोड कितना हो जाएगा, 1100। 12 का जो बाइनरी होगा दैट वुड बी 1100। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसमें? नहीं, वो इसमें नहीं करेंगे। जो एडिशन है वो इसमें नहीं होगा। जो ईच डेसिमल डिजिट है उसके रेस्पेक्ट में जो बीसीडी कोड है, एडिशन आप किसमें करेंगे, उसमें करेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इसमें वेट चेंज हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने 9 में, देखो एक धनबाद सेंटर ने पूछा कि क्या इसमें 18 आ सकता है, फिजिबल ही नहीं है भाई। 4 बिट में जो मैक्सिमम वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज ऑल 4, एंड ऑल 4 में ऑल वंस, ऑल 4 वंस, एंड दैट इज 15। तो आप 15 से ज्यादा 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। तो जैसे अभी कहा था कि अगर हम इसमें आप ऐड करते हैं, से अगर ये 9 होता, 9 प्लस 3 क्या हो जाता, 12। तो 12 तो बीसीडी में आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। फिर 1 के लिए बीसीडी को 0001 लिखना पड़ेगा और 2 के लिए 0010, विच इज रॉन्ग। मतलब जो इसकी अपनी ये लिमिटेशंस में आता है। किसमें? थ्री फोर एफ होता तो बेस 16 को आप बीसीडी नहीं लिख सकते। बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर वो बेस 16 में होता तो सबसे पहले आप उसको किस बेस में लेके आते, बेस 10 में। तब आप ये रूल अप्लाई करते। नाउ राइट डाउन हेडिंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। मतलब इसकी हम डिटेल्ड हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, मेन हम इसमें देखेंगे इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, और जो वो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें इसकी ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। द फर्स्ट, देयर आर 5 जनरेशंस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर्स इस टेक्नोलॉजी से बनाए जाते थे उनका साइज रूम के साइज के बराबर होता था। जब रूम के साइज के बराबर होता था उसमें हीट ज्यादा जनरेट होती थी। हीटिंग के लिए एक दूसरा रूम बनाया जाता था जो उसको कूलिंग प्रोवाइड कर सके। तो अब अगर कोई चीज बड़ी होगी, बल्कि होगी, तो क्या आप उसे इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं? नो। तो एक तरीके से पोर्टेबिलिटी उसमें डिफिकल्ट थी। ऐसे ही उसकी स्पीड भी क्या थी, स्लो थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो वो सारी फीचर्स थे, मतलब वो ड्रॉबैक्स थी उसकी, उन सब में कुछ चीजों को मिनिमाइज किया गया नेक्स्ट टेक्नोलॉजी से, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज नॉन एज ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। The second generation of computers was based on transistor technology. इस टेक्नोलॉजी में जो कंप्यूटर का साइज हुआ वो रिड्यूस हुआ, कम कूलिंग की रिक्वायरमेंट हुई, इनकी स्पीड फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट थी। कंपैरेटिवली इनको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते थे, बट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए पर्सनल कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर was based on IC. IC stands for integrated circuit.
IC stands for इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो ICs होती हैं उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स। मतलब वो एक IC जो आप देखते हो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स। उससे आया तो उसमें देखा गया कि साइज और रिड्यूस हो गया, हीटिंग कम होने लगी, पोर्टेबिलिटी बढ़ गई, कंपैरेटिवली स्पीड भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई इन कंपैरिजन टू प्रीवियस जनरेशंस। नेक्स्ट इज द फोर्थ जनरेशन, मतलब ये दो जनरेशन है जिसमें एट प्रेजेंट हम लोग वर्क कर रहे हैं। द फोर्थ जनरेशन वाज बेस्ड ऑन या इज बेस्ड ऑन VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा LSI, SSI, MSI। SSI is small scale integration, medium scale integration, large scale integration, and VLSI is very large scale integration। ये वो सिस्टम्स हैं जिनको अभी भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन ULSI with artificial intelligence, ultra large scale integration। The difference is in the quantity of ICs। आज की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम देखते हैं रोबोटिक्स आ गया, या बहुत सारे फीचर जो लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स भी आ रहे हैं, i7 जो आप देखते हो, तो उसके अंदर क्या होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Artificial intelligence is a technology which makes the computer which can think like human beings, work like human beings। वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही मशीन सोचना शुरू कर दे, जैसे हम वर्क करते हैं वैसे ही मशीन वर्क करना शुरू कर दे। दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप गेम्स खेलते हो, मतलब उसमें अपोनेंट होता है और एक आप होते हो, तो वो सब गेम्स किसके ऊपर बेस्ड हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई सिस्टम डिजाइन किया जाता है, उस सिस्टम में सारे प्रोज एंड कॉन्स की इंफॉर्मेशन फीड कर दी जाती है प्रोग्रामिंग के थ्रू। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एट ए टाइम एक दो डायरेक्शन में सोच सकता है, तब तक अपोनेंट को समझ में आ जाता है कि हाँ ये ऐसे सोचता है। तो फिर बड़ा, जब वो आपके बिहेवियर को रीड कर लेता है तो फिर उससे जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो सब चीजें जो भी आ रही हैं वो सब किसके ऊपर बेस्ड है? आर्टिफिशियल। जैसे टॉयज वगैरह भी आप देखते हो, वो सब किसके ऊपर बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दीज आर द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। नाउ राइट डाउन ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। उससे ऑब्जेक्टिव, देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं इससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, IC, VLSI, LSI, ULSI विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। नाउ राइट डाउन ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सभी ने स्टडी किया होगा, वेरी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए वो कराया जा रहा है। इनपुट और इनपुट यूनिट,
जो कंप्यूटर सिस्टम आप देखते हैं उसमें सीपीयू कौन सा पार्ट होता है? सभी ने डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम देखे हैं, सीपीयू कौन सा पार्ट होता है? अच्छा वो डब्बा, देखो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम लोग बीटेक भी कर लेते हैं और हमें ये नहीं पता चल पाता कि सीपीयू क्या है। जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उसमें आप सीडी लगाते हैं या वो लगाते हैं, दैट इज नोन एज कैबिनेट। उसे क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कैबिनेट, दैट इज नॉट ए सीपीयू। सीपीयू एक स्मॉल चिप होती है और वो हार्डली इस साइज की होती है, जो किस पे होती है? मदरबोर्ड पे। जो आप डेस्कटॉप के बराबर में रखा हुआ बॉक्स देखते हैं, दैट इज नॉट सीपीयू। वो क्या होता है? कैबिनेट। और उस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के ऊपर क्या होती है? एक चिप होती है और उस चिप को क्या बोलते हैं? सीपीयू। और उसका साइज नियर अबाउट यही होता है। तो कल हमने इसको थोड़ा इसको डिटेल में स्टडी नहीं किया था, ये हमने इनपुट किया था प्रोसेसिंग और आउटपुट यूनिट की फॉर्म में स्टडी किया था। आज हमने इस प्रोसेसिंग यूनिट को डिटेल डिस्कशन करना है इस पे कि ये प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। अगर आपसे पूछिए व्हाट इज इनपुट, इनपुट इज द डाटा प्रोवाइडेड टू द प्रोवाइडेड फॉर प्रोसेसिंग, मे बी फॉर द कंप्यूटर, या आप जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहें। अब ये जो सीपीयू है, दैट इज सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एएलयू। एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, accumulator register, general purpose register, control unit, memory, that is primary memory, and other one is auxiliary memory or secondary memory. And next is output. The processed form of data is known as output. Yeah, data obtained after processing is known as output. जितने भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो डिवीजन, वो सब कौन परफॉर्म करता है? एएलयू। इनके टेम्पररी स्टोरेज के लिए, जैसे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं, जैसे आपने 2 नंबर को स्वैप कराना है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 नंबर की स्वैप का मतलब क्या? उन्हें इंटरचेंज कराना है, तो उसके लिए आपको एक टेम्पररी वेरिएबल की जरूरत होती है। वैसे ही सेम टेम्परेरी रिजल्ट्स को स्टोर कराने के लिए हम या तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स का यूज करते हैं या जनरल पर्पस रजिस्टर्स का। जनरल पर्पस रजिस्टर में जैसे आप देखेंगे डेटा रजिस्टर होते हैं, एड्रेस रजिस्टर होते हैं। जब आप माइक्रो प्रोसेसर वाले पार्ट को पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था जब ह्यूमन बॉडी से कोरिलेट किया था। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? इट जनरेट्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिग्नल्स फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, आपने प्रिंट कमांड दी तो इमीडिएटली क्या हो जाना चाहिए? प्रिंटर को स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जब वो इमीडिएटली प्रिंटर स्टार्ट होता है, इसका मतलब इन सब चीजों को कौन सिंक्रोनाइज कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मेमोरी। इस पार्ट को अभी हम इस ब्लॉक डायग्राम के बाद डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी में जैसे आप हार्ड डिस्क आपकी होती है, आप पेन ड्राइव यूज करते हो वो होती है, सीडी डीवीडी आप यूज करते हैं, वो सब किसका पार्ट है? ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, या पोर्टेबल हार्ड डिस्क, मेमोरी चिप, ये सब किसका पार्ट होती है? ऑक्सिलरी मेमोरी का। ये सब क्लासिफिकेशन है किसका? ऑक्सिलरी मेमोरी का। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब आपसे कोई ये पूछे सीपीयू कंटेन्स एएलयू, ऑक्सिलरी मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, तो आप किस पे टिक करेंगे? एएलयू, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। या आपसे पूछे एक्यूमुलेटर इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू कंप्यूटर, बहुत सारी चीजें वो लिख दे, तो आप किस पे? ट्रू और फॉल्स हो सकता है, या कैसे भी वो इस टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है। या वो कह सकता है कंट्रोल यूनिट इज पार्ट ऑफ
मेमोरी, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, तो आप किस पे टिक करेंगे? सीपीयू। मतलब इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस इस पे क्रिएट किए जा सकते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम क्लियर है? नाउ राइट डाउन, बना लो इसको, थोड़ा रहेगा याद जिसने नहीं बनाया। इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे डिटेल में मेमोरी। मतलब ये बेसिक है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा बोरिंग रहता है क्योंकि जब थोड़े न्यूमेरिकल होते हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट से क्रिएट होता है। अब जब डाटा रिप्रेजेंटेशन करेंगे, साइन मैग्नीट्यूड, अनसाइन मैग्नीट्यूड, उसमें आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा क्रिएट होना शुरू होगा। लेकिन ये जनरल नॉलेज है, डेली यूज में आप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ चीजें डिफरेंट पता चली। जब एक स्टूडेंट की क्वेरी है जिसे टच स्क्रीन कंप्यूटर होता है और एक सिंपल कंप्यूटर होता है नॉन टच स्क्रीन, तो अगर हम टच स्क्रीन कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो दोनों वर्क करता है, एज ए इनपुट डिवाइसेस भी और आउटपुट डिवाइस भी। जैसे हमारा माउथ होता है, ये जब हम बोलते हैं तो आउटपुट की तरह वर्क करते हैं, जब खाना खाते हैं तो ये इनपुट की तरह वर्क करता है। वैसे ही टच स्क्रीन कंप्यूटर, जब उसमें हम कुछ इनपुट देते हैं तो वो एज ए इनपुट डिवाइस की तरह वर्क करता है, जब उसको देखते हैं तो वो आउटपुट की तरह वर्क करता है। और जो नॉन टच स्क्रीन होते हैं दे आर जस्ट आउटपुट डिवाइसेस। नाउ राइट डाउन अबाउट मेमोरी। मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस, बहुत जनरल चीज है। मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस। These are of two types: primary memory, and secondary memory, secondary or auxiliary memory. Primary memory is also known as main memory. These are of three types: cache memory, RAM, and ROM. Secondary or auxiliary memory, it is of many types, जो आप यूज करते हैं पेन ड्राइव या यूएसबी, सीडी, डीवीडी, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, जो फ्लॉपी वगैरह तो सब गायब हो चुकी है मार्केट से, एटसेट्रा। या मेमोरी कार्ड यू कैन राइट। RAM is further classified into two parts: SRAM and DRAM. SRAM and DRAM. इनके फर्दर भी क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही सफिशिएंट है। ROM is also classified into many times: EROM, EEROM, EPROM, EEPROM, etc. मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर्स डाटा इन बाइनरी फॉर्म। किस फॉर्म में स्टोर करती है? बाइनरी फॉर्म में।
अब मेमोरी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायमंड की शेप में। सबसे नीचे क्या होती है, हार्ड डिस्क का साइज सबसे बड़ा होता है, रैम, कैच मेमोरी एंड रजिस्टर। तो यही सब रिप्रेजेंट करता है, मतलब साइज के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। इसमें अगर हम देखें, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो मेमोरी का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन जो डाटा एक्सेसिंग स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मेमोरी का साइज क्या होगा, इंक्रीज, बट डाटा एक्सेसिंग स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका क्या मतलब कैसे ऐसे होता है, कल भी हमने देखा था, कैच मेमोरी, रैम एंड देन रोम। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है अमन, उसको सर्च करना है। अमन को हमें 10 स्टूडेंट में सर्च करना है, फिर अमन को हमें 1000 स्टूडेंट में सर्च करना है, फिर अमन को हमें 1 लाख स्टूडेंट में सर्च करना है। तो किसमें सर्च करना अमन को इजी होगा, ऑब्वियसली 10 स्टूडेंट्स में। इन द सेम वे जब मेमोरी का साइज स्मॉलर होता है तो उससे डाटा की एक्सेसिंग स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। जैसे जैसे क्राउड इंक्रीज होता चला जाता है उसकी डाटा एक्सेसिंग स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये क्लियर है मेमोरी का। अब इसमें हम, तो कैच मेमोरी इज नोन एज फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब अगर आप उसको देखेंगे, इट इज नोन एज फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। द फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डाटा बाय द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन कैच मेमोरी। जैसे कल भी हमने इसका एग्जाम्पल लिया था कि फॉर एग्जाम्पल कि से अमन का कल एक एग्जाम है, तो कल के एग्जाम से एसोसिएटेड बुक उसकी एक प्लेस पे होंगी और वो प्लेस वर्क करेगा एज ए कैच मेमोरी। फिर जो उसकी करंट सेमेस्टर वाली बुक होंगी वो रैम में होंगी, क्योंकि कल मैंने बताया था जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है तो किस मेमोरी में होता है, रैम में। तो करंट सेमेस्टर की बुक्स जिस प्लेस पे होंगे दैट प्लेस वर्क एज ए रैम। फिर मैंने बताया था कि आज तक की जितनी भी बुक्स अमन ने स्टडी करी होंगी वो एक प्लेस पे रखी हुई होंगी, दैट मे बी अलमीरा, दैट प्लेस वर्क एज ए हार्ड डिस्क। तो उसी से हमने यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। कैच मेमोरी इज नोन एज फास्टेस्ट मेमोरी, द फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डाटा बाय द प्रोसेसर इज स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। अगर इसमें कोई डाटा मिल जाता है दैट इज नोन एज कैच हिट, और अगर इसमें कोई डाटा नहीं मिलता है तो उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, कैच मिस। अगर मिस हो जाता है तब वो किसमें डाटा को सर्च करेगा, मेन मेमोरी में, एंड मेन मेमोरी इज नोन एज रैम। मतलब जब भी हम उसकी बात करेंगे तो उसमें कौन सी आएगी, रैम। ये क्लियर है अबाउट कैच मेमोरी। नेक्स्ट इज रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। random access memory. Next is ROM. It stands for read only memory. इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें, फुल फॉर्म में है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकेंड वन इज रीड ओनली मेमोरी। इनकी फुल फॉर्म से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। रैम की अगर हम बात करें, इट इज वॉलेटाइल, कल भी किसी स्टूडेंट ने बताया था। मतलब जैसे ही पावर अगर सिस्टम में अवेलेबल है, पावर सिस्टम अगर आपका ऑन है, तो सबसे पहला जो प्रोग्राम रैम में जाता है बूटिंग के बाद, वो कौन सा प्रोग्राम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम आफ्टर स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले कौन इंस्टॉल वो लोड होगा, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वॉलेटाइल होती है एंड रॉम इज नॉन वॉलेटाइल। मतलब पावर अगर ऑफ भी हो गई तो रोम का डाटा इरेज नहीं होगा। अब ये रोम में ऐसा कौन सा डाटा होता है, जैसा आप देखते हो
सिस्टम में डेट है, टाइम है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिनका रेलेवेंट डाटा किस मेमोरी में स्टोर होता है, रोम में। किस में स्टोर होता है, वो रोम में स्टोर होता है। और इसमें राइटिंग वन टाइम परफॉर्म होती है, वो भी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हम इसमें ना तो कोई मतलब वी कैन नॉट परफॉर्म एनी राइटिंग और एडिटिंग। ये किस पर्पज के लिए होती है, ओनली फॉर रीडिंग। वो भी तब जब रेलिवेंट डाटा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग इससे डाटा वो रीड कर लेता है सिस्टम फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशंस। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। और क्या डिफरेंस इसमें हम बता सकते हैं? ये इसमें हम वी कैन परफॉर्म बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग कैन बी परफॉर्म्ड, both reading and writing can be performed only reading। रैम का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, एस रैम एंड डी रैम। जो अभी हमने इसके क्लासिफिकेशन को देखा था, दैट इज एस रैम, ये आप लोगों को चीजें पता हैं लेकिन बस मेमोराइज करनी थोड़ी सी। डी रैम, एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम, नाम से ही पता चल रहा है, एंड डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैम। What is the difference between these two? कुछ डिफरेंस का आइडिया है? देखो, मेमोरी की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो टू टेक्नोलॉजी से होती है। वन इज विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड अदर वन इज विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। अब फ्लिप फ्लॉप और कैपेसिटर में कौन स्टैटिक देगा, कौन डायनेमिक देगा? स्टैटिक बिहेवियर फ्लिप फ्लॉप के केस में आएगा या कैपेसिटर के? फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि कैपेसिटर के केस में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का इश्यू होता है। किसका होता है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। तो इनमें दोनों में जो डिफरेंस होता है आप नोट कर लो। Static RAMs are manufactured with the help of flip-flop. Static RAMs are manufactured with the help of flip-flop. And dynamic RAMs are manufactured with the help of capacitor. Are manufactured with the help of capacitor. जो मैंने आपको रोम का क्लासिफिकेशन बताया है उसमें पी रोम, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रोम। फिर मैंने आपको लिखवाया ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम। ऐसी डबल ई रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम। सिमिलरली डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। मतलब जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से प्रोग्रामिंग करते हैं, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम। ऐसे ही इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम, उसकी हेल्प से हम उसमें डाटा को क्या कर सकते हैं? इरेज भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, पेन ड्राइव, यूएसबी, ये सब आप जानते ही हैं। पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है और जो सिस्टम के साथ हार्ड डिस्क आती है वो भी सब अवेलेबल है। और CD, DVD, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क
एंड डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? या द डिफरेंस इज इन देयर स्टोरेज कैपेसिटी। जो आपकी सीडी होती है उसमें आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? अप टू 1 GB। और बाकी जो डीवीडी है उसमें आप अप टू 4 GB 5 GB तक आप उसमें डाटा क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। जो डाटा इसमें स्टोर होता है, जैसे हार्ड डिस्क भी होती है, जैसे एक सेक्टर आप देखते हो, जो आप एक पूरा सर्कल देखते हो, उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट ट्रैक्स बने हुए होते हैं। मतलब इसकी जो शेप होती है, जो डाटा स्टोर होता है, अगर हम ये डिस्क है, ये आप सर्कल देखते हो, तो इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं। फिर ये ट्रैक्स जिनमें रीडिंग और राइटिंग परफॉर्म होती है डाटा की, फिर इन ट्रैक्स को किसमें डिवाइड किया जाता है? सेक्टर्स में। दिस पार्ट इज नोन एज सेक्टर। अगर वही इनकी ड्रॉबैक्स भी है, मतलब ड्रॉबैक में क्या देखेंगे? अगर स्क्रैच आ गया तो रीडिंग राइटिंग वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपकी डीवीडी क्या हो जाएगी? यूजलेस। इससे पहले फ्लॉपी ड्राइव आती थी, उसमें मैग्नेटिक प्लेट होती थी, इसमें मैग्नेटिक नहीं होता, इसमें लेजर के थ्रू राइटिंग रीडिंग होती है। तो मैग्नेटिक में उसमें भी क्या होता था? वन टाइम आपने यूज कर ली, ये श्योरिटी नहीं होती थी कि वो नेक्स्ट टाइम आप यूज भी कर पाएंगे नहीं, एक बार, तो रिलायबिलिटी बहुत कम थी। वैसे फिर मेमोरी चिप जो आप मोबाइल फोन में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। यूनिट्स ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप देखते हो बिट, निबल, बाइट। Bit is the smallest unit of memory representation. बिट का साइज कितना होता है? 1। निबल 4 बिट्स और बाइट इज 8 बिट्स। तो इसमें कभी कभी वो ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है, 1 निबल इज इक्विवेलेंट टू हाफ बाइट 4 बिट्स, मतलब इस टाइप से वो ऑप्शंस दे सकता है। इसका रिप्रेजेंटेशन और हम कैसे कर देते हैं? केबी, एमबी, जीबी, टीबी एंड पीबी। 1 किलोबाइट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 केबी को? 2 टू द पावर 10। एमबी को 2 टू द पावर 20। जीबी इज सीक्वेंस चले जा रहा है। जीबी इज 2 टू द पावर 40 होता है। वन जीरो सीधा सीधा है, मतलब वो 2 की पावर 10 ही बढ़ेगा, मतलब वो 2 टू द पावर 10 ही इन सब में इंक्रीज होगा, 2 टू द पावर 30 या 1024 करके आप चले जाएं। 1 MB यू कैन राइट 1024 KB, 1 GB यू कैन राइट 1024 MB, वो लेकिन वो 10 ही इंक्रीज होगा। टेराबाइट इज 2 टू द पावर 40 एंड पीबी इज 2 टू द पावर 50। पी फॉर पेटाबाइट, टी फॉर टेराबाइट। आजकल जो हार्ड डिस्क आप देख रहे हैं वो किस में आ गई है? टीबी में आ गई है। इन पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें आदमी कंफ्यूज रहता है कौन क्या होगा। तो ये सीक्वेंस आप याद रखो, केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी, तो इससे पावर्स आपको याद रहेंगी कौन कहां स्टैंड करता है। कल हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर से स्टार्ट किए थे,
उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने कल स्टार्ट किया था, मतलब सॉफ्टवेयर था। दीज आर टू टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी बुक ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी कैटेगराइजेशन कर रखा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसमें ऐड कर दिए हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कल हमने स्टडी किया था, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने स्टडी किया था। उसमें और भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे MS वर्ड आप यूज करते हैं, सेपरेट शीट आप यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, लेकिन वो आप यूज भी कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। तो टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कल स्टडी किया था ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसके टाइप्स में इसमें और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हमने कल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी किया था। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्या बोलते हैं उनको? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। नेटवर्क मीन्स कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन वो आपके उससे थोड़ी चीजें इररिलेवेंट लगती है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ आता है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस में मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये मेन 4 फंक्शन है एटसेट्रा। तो कैसे मेमोरी का मैनेजमेंट होता है? या वन स्टूडेंट इज आस्किंग, बिट मैंने मेंशन किया 1, मतलब बिट का मतलब होता है 1, दैट इज यूनरी। यूनरी का मतलब क्या होता है? 1। तो बिट का रिप्रेजेंटेशन होगा आइदर 1 और 0। यू कैन राइट इट, बिट मे बी 1 और 0। मेमोरी मैनेजमेंट में आप जैसे देखते हैं, जैसे मैंने कल भी उसके बारे में बताया था कि कब डाटा रैम में आता है, कब कैश मेमोरी में आता है, जिसका मैंने एक डायग्राम बनाया था। जब रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग डाटा स्विच होता रहता है अमंग द मेमोरीज। जैसे सबसे पहले बूटिंग के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आ गया, रिक्वायरमेंट हुई उसकी, कुछ फाइल्स किस में आ गई? कैश मेमोरी में। फिर आपने म्यूजिक स्टार्ट कर दिया, म्यूजिक से रिलेवेंट फाइल आ जाएंगी। फिर आपने प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर दी, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फाइल्स आना शुरू हो गई। और उसमें सभी सिस्टम्स क्या होते हैं? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है दीज डेज। अगर वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मींस टाइम शेयरिंग कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए रैम में एक टास्क आएगा, फिर दूसरा वापस चला जाएगा, लेकिन वो स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हमारे लिए वो मतलब डिफरेंशिएट करना कि कौन आया कौन गया, हमें ऐसा लगता है कि सारी चीजें क्या चल रही है? पैरेलल चल रही है, वो इतनी फास्ट होता है। इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट, जैसे कोई प्रोग्राम में म्यूजिक भी आप सुन रहे हैं, आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, 2 इनपुट्स आपने दिए, फिर उसने उस इनपुट को जब लिया तो उस बीच में उसने दूसरे वाले प्रोग्राम को स्टॉप किया होगा। वैसे ही आउटपुट के साथ आता है, अगर आपको कोई डिस्प्ले देखना है या आपको प्रिंट आउट लेना है या म्यूजिक सुनना है, जो भी आउटपुट डिवाइस से कर रहे हैं, वो सब चीजें कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कल आपको एक लाइन लिखवाई थी अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए रिसोर्स मैनेजर एंड एलोकेटर। वो सभी रिसोर्सेज को, चाहे वो इनपुट आउटपुट के कोई भी रिसोर्सेज हैं, उन सबको मैनेज करता है, और एज पर द रिक्वायरमेंट वो उन्हें प्रोसेसर को क्या करता है? एलोकेट करता है। मतलब प्रोसेसर भी एट ए टाइम एक ही जॉब का एग्जीक्यूशन करेगा, तो इसीलिए एज पर द रिक्वायरमेंट वो क्या करता है? प्रोसेसर को टास्क असाइन करता है। और ये कौन है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट।
मैंने कल बताया था ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नॉन एज प्रोसेस। जब कोई प्रोग्राम रन होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। जैसे कोई भी आपके सिस्टम पे, जैसे मैंने कल भी बताया था कि वीएलसी मीडिया प्लेयर है, फॉर एग्जांपल आपने उसको डेस्कटॉप पे उसका आइकन बना रखा है, जब तक आपने उसको क्लिक नहीं किया तब तक वो कहाँ पे है? हार्ड डिस्क में। जैसे आप उसको क्लिक कर देंगे वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, और जब रनिंग कंडीशन में आएगा तो किस मेमोरी में होगा? रैम में। और उस टाइम पे उस प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस। नेक्स्ट इज फाइल। यूजुअली आप, जैसे आपने बहुत प्रैक्टिकल लैब में अपने आप से फाइल बनाई होगी, अपने आप से, यूजुअली कोई बनाता नहीं है, आपने जो फाइल बनाई होगी, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। उसमें आप, एक प्रैक्टिकल है वो एक रिकॉर्ड है। इन द सेम वे जो आप यहाँ पे फाइल की बात कर रहे हैं, ये फाइल भी क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है। और वो रिकॉर्ड मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, मतलब नॉन होमोजीनियस हो सकते हैं। कहीं पे डाटा है, कहीं पे मतलब कहीं पे टेक्स्ट से रिलेटेड है, कहीं पे इमेजेस से रिलेटेड है, कहीं पे वीडियो से रिलेटेड है, मतलब मल्टीमीडिया हो सकता है। वो सब क्या है? फाइल। तो आपने सी प्रोग्रामिंग में आपने स्टडी किया होगा, या सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग एक टेक्निक होती है, जिससे हम फाइल्स को क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। जिसमें टेक्स्ट फाइल्स अलग होती हैं और बिट फाइल्स अलग होती हैं, मतलब बाइनरी फाइल्स जिसमें 0 1 0 का कॉम्बिनेशन होता है। वो सब आगे आएगा, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का पार्ट है, इतना डिटेल में तो नहीं है जो सिलेबस में है, उस प्रोग्रामिंग के पार्ट को करेंगे। दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। मान लिया उसने कहा अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर आपको ये पता होगा तभी आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। Now, other utility system softwares are, say, translators. Other utility softwares are translators. नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसलेटर मतलब ट्रांसलेट करता होगा या कन्वर्ट करता होगा वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। तो ट्रांसलेटर्स का अगर हम देखें, ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटर इज ए system software which converts one type of language into other type of language. These are of various types like compiler, interpreter, assembler, translators. These are the three different type of translators. इनके साथ साथ क्योंकि ट्रांसलेटर पढ़ रहे हैं तो हमें लैंग्वेज भी तो पता हो। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, स्पेसिफिकली कंप्यूटर लैंग्वेज, these are of three types. Low level language, low level language और machine language. Low level language और machine language. Next is middle level language, and next is high level language.
तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो डिजिटल कंप्यूटर से जो आज हम यूज करते हैं, सभी कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? 0101 वाली लैंग्वेज। तो वो जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? मशीन लैंग्वेज होती है। अगर इसके बेनिफिट की बात करें, इट इज वेरी फास्ट। जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं अगर वही हमें समझ में आ जाती है तो उसकी प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी, उसके साथ कोई ऑपरेशन भी अगर परफॉर्म करेंगे वो भी फास्ट होगा। हाँ, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर मैं एक सीक्वेंस लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सीक्वेंस लिखा 1011101110, ये मैंने कोई सीक्वेंस लिखा, इसका इंटरप्रिटेशन सभी के लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा। एक स्टूडेंट है जो 11 बिट को रीड करता है 1010, एक के माइंड में ऑक्टेल चल रहा है वो 33 बिट के कॉम्बिनेशन बना देता है, किसी के माइंड में हेक्साडेसिमल चल रहा है वो 44 बिट के कॉम्बिनेशन बना देता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाइनरी सीक्वेंस। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज में क्या हुआ, जैसे आपके पास उसमें क्या हुआ कि जो ये बाइनरी सीक्वेंस है इसके रेस्पेक्ट में कुछ निमोनिक्स क्रिएट किए गए। क्या क्रिएट किए गए? निमोनिक्स। इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इससे बेटर है कि इसमें हम क्या क्रिएट कर दें? कुछ निमोनिक्स क्रिएट कर दें। इन निमोनिक्स की हेल्प से क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी बाइनरी सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में हमने क्या निमोनिक बना दिया? ऐड। ऐसी फॉर हमने सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बना दिया? सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बना दिया? MUL, एटसेट्रा। तो ये सब चीजें क्या कहलाती है? निमोनिक्स। जो आप स्टडी करते हैं, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है उसको कुछ पार्ट में क्या रखा गया है, उसको बताया गया है कि जो असेंबली लैंग्वेज भी मशीन लैंग्वेज होती है, लेकिन यहां पे समझने के लिए, लेकिन कुछ बुक्स ने बताया है कि इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा ऊपर है। इसके अंदर क्या आ गए? निमोनिक्स आ गए। फिर नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। नाम से ही पता चला हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिनको जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, जिन लैंग्वेजेस को हम समझ सकते हैं वो सारी लैंग्वेजेस क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे सी है, C++ है, उसमें आप लिखते हो प्रिंट एफ, नाम से पता चल रहा है कि प्रिंट करने के लिए यूज हो रहा है। स्कैन एफ, स्कैन इनपुट करने के लिए यूज हो रहा है। वो लैंग्वेज जिनको हम इजीली समझ सकते हैं, दोज लैंग्वेजेस आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब जब ये हाई लेवल लैंग्वेज है या मिडिल लेवल लैंग्वेज है, इसको मशीन नहीं समझ सकती, देन देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसलेटर्स। उस ट्रांसलेटर में कौन सा होता है? फर्स्ट वन इज कंपाइलर, नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर एंड थर्ड वन इज असेंबलर। क्या? किसमें? अच्छा, जो मेट्रो में बोलता है वो तो रिकॉर्डेड चीज है। वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसमें इनबिल्ड है, वो एक तरीके से रोबोट है। मतलब जैसे ऑटोमेटिक कोई भी चीज आपने उसको प्रोवाइड कर दी और उसको उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करना है, उसका फिक्स है। मतलब सेंसर्स लगे हुए हैं कि जब ये वाली एक्टिविटी होगी तो इसको ऐसे परफॉर्म करना, मतलब उसको ये वाला जो वॉइस है या ये वाला मैसेज उसको डिस्प्ले करना है, वो सब चीजें उसमें फिक्स है, प्री डिफाइंड। ना 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 ना, ये तो सब चीजें ना रिकॉर्डेड है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वो ट्रांसलेटर नहीं है, वो तो रिकॉर्डेड है वहां पे। हाँ, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक वाली जो प्रोग्रामिंग है वो। हाँ, चलो बाद में डिस्कस करेंगे ना, थोड़ी रिलेवेंट चीज है। तो नेक्स्ट इज कंपाइलर। तो कंपाइलर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर इज आल्सो सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। Assembler is a system software which converts an assembly language program into machine language. Assembler किसको करता है? Assembly language program को convert करता है किसमें? Machine language में। अब जो इसमें डिफरेंस आ जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर की वर्किंग में। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है? लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल को किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। और असेंबलर किसको करता है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर?
कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है, जितने भी उसके अंदर एरर्स होते हैं उसको एक साथ डिस्प्ले कर देता है। फिर आप उसको रिमूव करेंगे, वार्निंग आएगी, एरर्स आएंगे, उसको रिमूव करते जाएंगे और फाइनली जब वो एरर फ्री हो जाएगा तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इंटरप्रेटर भी क्या करता है, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ही रीड करता है, और कंपाइलर भी। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, अगर उसको किसी लाइन में एरर मिलता है तो उसके नेक्स्ट वाली लाइन को वो तब तक रीड नहीं करेगा जब तक आप उससे पहले वाली लाइन को क्या नहीं कर देंगे, लाइन के एरर को रिमूव नहीं कर देंगे। कंपाइलर डिफरेंट है, लाइन बाय लाइन स्कैन किया, सारे एरर्स एक साथ डिस्प्ले कर दिए। इंटरप्रेटर क्या करता है, जिस लाइन में, मतलब हो सकता है उसकी हर लाइन में एरर हो, तो नेक्स्ट वाली लाइन को तब तक रीड नहीं करेगा जब तक आप प्रीवियस लाइन के एरर को रिमूव नहीं कर देंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कंपाइलर फास्ट होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, स्लो होता है। फिर अगर कोई चीज फास्ट और स्लो है तो उसमें भी एक डिफरेंस होता है, दैट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या कहता है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ कहता है कि जैसे जैसे स्पीड फास्ट होगी तो मेमोरी का कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। उस सेंस से मत जाओ कि उसका साइज छोटा है तो वो स्पीड फास्ट है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड किया, जब वो सब पूरे प्रोग्राम को रीड कर रहा है तो जितनी एरर्स आएंगे उनको एक प्लेस पर रखने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वो सारे काम को एक साथ कर रहा है, इसलिए वो क्या है, फास्ट है। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन कर रहा है, तो एक लाइन को उसको स्टोर कराने के लिए मेमोरी में कम स्पेस की जरूरत होगी और कंपाइलर को पूरे प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर कराने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। कंपाइलर फास्ट होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, स्लो। टेक ए रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लिया मुझे 100 स्टूडेंट की क्लास लेनी है। 100 स्टूडेंट की क्लास अगर मैं एक साथ डिलीवर कर देता हूं तो मेरा काम कितने टाइम में, 1 घंटे की फॉर एग्जाम्पल क्लास है तो 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कैपेसिटी मतलब 10 बच्चों को बैठाने की है तो मुझे अगर 100 स्टूडेंट की क्लास को लेना है तो होगा क्या, उस केस में वो 10 टाइम्स ज्यादा स्पेस लेगा। दिस थिंग इज नोन एज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, कि एक चीज को अचीव करने के लिए हमें दूसरे को खोना पड़ता है। और आज के टाइम में अगर आप जितना भी देखेंगे, टाइम इज ए मेजर कंस्ट्रेंट, स्पेस बहुत सस्ता है। आप देखते हो 500 रुपए में टेराबाइट की आपको हार्ड डिस्क मिल जाती है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि जब एक चीज को हम अचीव करते हैं, जैसे टाइम हमें फास्ट करना है तो हमें क्या होगा, उसके बेस पे स्पेस को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें 2 टर्म हो रहे हैं, दैट इज लिंकर एंड लोडर। लिंकर एंड लोडर। लिंकर पे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो लिंकर भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल को किसमें कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में। किसमें कन्वर्ट करता है, लिंकर इज ए सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट फाइल डॉट ओबीजे फाइल टू डॉट exe फाइल। इट कन्वर्ट्स डॉट ओबीजे फाइल टू डॉट exe फाइल। एंड व्हाट इज लोडर? अच्छा, इसमें मैं जैसे सर की तबीयत प्रोबेबली कल तक ठीक हो जाएगी, कंप्यूटर को मतलब बीच बीच में रखेंगे उसकी क्लास, लेकिन जो आपका कोर पार्ट है मतलब उससे जो रिलेटेड है बीएसएनएल जेई सिलेबस से, वो चीज कवर हो जाएगी। ये 2 चीज अभी नहीं लगानी थी कंप्यूटर की क्लास, लेकिन वो सिर्फ इसलिए लगाई गई क्योंकि सर की तबीयत खराब है। प्रोबेबली कल तक ठीक हो जाएंगे तो वही कंटिन्यू करेंगे, या पार्ट में कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। सर देखो कल डिसाइड करेंगे जैसा भी है। लोडर, लोडर इज आल्सो ए सॉफ्टवेयर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ लोड करता होगा। तो जो आप देखते हो कि बूटिंग, मैंने प्रोसेस बताया था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से कहां पे लोड करता है, रैम में, ये मैंने आपको बताया था। तो वो काम है किसका, दैट इज लोडर। लोडर लोड्स
ए फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। हार्ड डिस्क टू रैम और मेन मेमोरी, जब भी मेन मेमोरी की बात आती है तो वो क्या होता है, रैम बाय डिफॉल्ट। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। तो 10 मिनट आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लो, उसके बाद शुरू करते हैं। क्लास अभी लंबी होगी, ठीक है, 10 मिनट ब्रेक ले लो आप।
हेलो, देखो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, वेयर लिंकर इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी। देखो जो लिंकर और लोडर होते हैं, दे आर इनबिल्ट विद कंपाइलर। जो आप कंपाइलर देखते हो, तो जो सी लैंग्वेज का जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें इनबिल्ट होता है कंपाइलर, और कंपाइलर के साथ ही एसोसिएटेड होता है लिंकर और लोडर। तो इसमें वही सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है कि जब तक उसको आपने रन नहीं किया है तब तक वो कहां पे अवेलेबल होगा, हार्ड डिस्क में। जैसे ही आप उसे रन करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, मेन मेमोरी में, क्योंकि वो भी क्या एक सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है। Now write down elements of programming language. Elements of C programming language. Elements of C programming language. जो हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, या एज इट इज सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, जैसे आपने सी में टोकन पढ़े होंगे। क्या पढ़ा है आपने, टोकन। वैसे सेम उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अगर मैं बात करूं व्हाट इज टोकन, टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोकन। अब वो जो टोकन या एलिमेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो कीवर्ड्स हो सकते हैं, वो आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, वो लूप्स हो सकते हैं, वो एरे हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपसे प्रोग्राम के आउटपुट तो इसमें पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट है। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनेंगे, व्हाट इज आइडेंटिफायर, या कुछ कंडीशन दे देगा कि ये कंडीशन किसके ऊपर बेस्ड है। द फर्स्ट वन इज कीवर्ड। कल मैंने आपको इसमें कंपैरिजन कराया था इंग्लिश लैंग्वेज में और कंप्यूटर लैंग्वेज में, जिसमें हमने देखा था उसमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, या अल्फाबेट हो गया, डिजिट्स हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया, वो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होते हैं। उधर इंग्लिश लैंग्वेज में उनके कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होते हैं, वर्ड फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे हम उसको क्या बोल सकते हैं, आइदर कीवर्ड, आइडेंटिफायर, एरे, एटसेट्रा। उधर द सेट ऑफ वर्ड से क्या फॉर्म होता है, सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और यहाँ पे सेट ऑफ कीवर्ड, आइडेंटिफायर के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होते हैं, इंस्ट्रक्शन। वहां पे सेट ऑफ सेंटेंसेस से फॉर्म होते थे पैराग्राफ, यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या फॉर्म होगा, प्रोग्राम। ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सिमिलरली अगर हम उसमें जाते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम से क्या फॉर्म होता है उधर, सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। इंग्लिश में क्या होगा, सेट ऑफ पैराग्राफ से आप क्या फॉर्म करते हैं, ऐसे। बस ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी अगर आपको क्लियर है तो देन यू कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, और आप किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कीवर्ड, दीज आर रिजर्व वर्ड्स अवेलेबल इन सी लाइब्रेरी, और इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, दीज आर 32 इन नंबर्स। सी लैंग्वेज में कितने होते हैं, 32। तो इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है, उसने दे दिया विच वन इज नॉट द कीवर्ड, उसने 4 दिए, उसमें एक ऐसा दे दिया जो उसमें कीवर्ड नहीं है, तो आपको उस पर टिक करना है। तो इसमें कीवर्ड्स में जैसे क्या क्या होते हैं, से
ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर, स्टैटिक, डू, while, if, for, struct, union, int, float, char, double, signed, unsigned, ये 32 है। सिमिलरली अदर 32 है, वो आप देख लेना। दीज आर द कीवर्ड्स, या बाकी भी लिखने हैं। कंटिन्यू, ब्रेक, आप उसी टाइप से उनको लिख सकते हैं। कंटिन्यू, ब्रेक, गो टू, कौन सा जंप इसमें नहीं होता, गो टू ही जंप का काम करता है। बाकी देख लेना, इसमें टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट एलिमेंट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स नाम से बदल रहा है, समथिंग टू बी आइडेंटिफाइड। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल, एरे, स्ट्रक्चर, लूप। Identifiers are the names given to the variables, arrays, structures, etc. Rules for naming the identifiers. Rules for naming the identifiers. जैसे आप देखते हो इंडियन सिस्टम में जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसका क्या होता है, नामकरण होता है। तो नामकरण में क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है कि फैमिली में पहला कोई मेंबर ऐसा ना हो जिसका ये नाम हो। होता है नहीं होता है? सिमिलरली इसमें भी वैसा ही है। ए कीवर्ड कैन नॉट बी एन आइडेंटिफायर, क्योंकि कीवर्ड क्या है, रिजर्व वर्ड है, तो वो आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट जो इसमें रूल है, ए कीवर्ड कैन नॉट बी एन आइडेंटिफायर। क्योंकि वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फिर कंफ्लिक्ट हो जाएगा। ए कीवर्ड कैन नॉट बी एन आइडेंटिफायर। जो फर्स्ट जो नेमिंग होगी उसमें भी होता है, जैसे नामकरण होता है तो उसमें आता है कि भाई इसका नाम ए से रखा जाना है, ऐसा होता है नहीं, उसका नाम बी से रखा ना जाना है, जी से रखा जाना है। उसी के हिसाब से क्या होता है, जो नेमिंग वाला प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। वैसे ही सेम जो आइडेंटिफायर होगा उसमें जो फर्स्ट डिजिट होगा दैट वुड बी ए वेरिएबल। या फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी ए वेरिएबल।
अब अगर वेरिएबल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में उसमें कोई स्पेशल सिंबल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस के रेस्पेक्ट में भी एक अस्काई वैल्यू होती है, तो स्पेस भी उन दोनों के बीच में अलाउड नहीं होता। अब क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अच्छा इसके बारे में मैंने एलिमेंट शुरू कर दिए, थोड़ा और भी बताऊंगा अभी। फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी ए वेरिएबल, अपर केस एंड लोअर केस identifiers are different. Uppercase and lowercase identifiers are different because C is a case sensitive language. Because C is a case sensitive language. And last one is no special symbol is allowed. No special symbol is allowed except underscore in naming the identifier. In naming the identifier. No special symbol is allowed except underscore in naming the identifier. इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, राइट एंड रॉन्ग आइडेंटिफायर्स से हमने लिखा हेलो, हमने लिखा @ हेलो, क्योंकि @ क्या है, एक स्पेशल सिंबल है। हमने लिखा से अमित कुमार, सॉरी यहां पे से फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा अमित स्पेस कुमार, तो यहां पे क्या हो गया, स्पेस अलाउड नहीं है, क्योंकि स्पेस भी वर्क करता है एज ए स्पेशल सिंबल। और अगर हमें अमित कुमार को मेंशन करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, अमित _ कुमार। सिमिलरली अगर आप यहां पे A+B+C देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आइडेंटिफायर। हाँ, यू कैन राइट इट एज ए ABC। आप देते हैं से A × B, ये भी रॉन्ग आइडेंटिफायर होगा, तो आप क्या दे सकते हैं इसको, AB। अगर इसमें देखिए कि इसमें कौन कौन से, क्या AB = कैपिटल AB हो सकता है, नो, स्मॉल AB कैपिटल AB के बराबर नहीं होगा, बिकॉज C इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या है, अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट डिफरेंट होंगे, और वो डिफरेंट क्यों होंगे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में एक अस्काई वैल्यू होती है, और वो अस्काई वैल्यू उस कैरेक्टर के लिए यूनिक होती है। तो दो अस्काई वैल्यूज एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर हम कैपिटल A की अस्काई वैल्यू की बात करें तो वो कितनी होती है, 65, और अगर हम स्मॉल a की बात करें वो कितनी होती है, 97। तो कैपिटल A भी स्मॉल a के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब उसे कंप्यूटर रीड करेगा 65 के रेस्पेक्ट में बाइनरी कोड अलग होगा और 97 के रेस्पेक्ट में बाइनरी कोड क्या होगा, अलग होगा।
तो कीवर्ड हो गया ये आइडेंटिटी, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा विच वन इज नॉट द वैलिड आइडेंटिफायर। तो आप उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको रूल्स पता हो। बेटा बेटा मैं ये यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ABC नहीं लिख रहा हूं, ऊपर मेंशन है क्रॉस। क्रॉस का मतलब इनवैलिड, और टिक का मतलब है वैलिड आइडेंटिफायर। क्लियर है? तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो हमने एलिमेंट शुरू कर दी क्योंकि सिलेबस में मेंशन था, थोड़ा आपको सी के बारे में भी पता हो। सी लैंग्वेज developed by Dennis Ritchie and his colleagues in 1972 at AT&T Bell Laboratory. At AT&T Bell Laboratory. Next point, C is case sensitive language. It is case sensitive language. It is case sensitive language. रीजन पता ही है कि इस केस सेंसिटिव क्यों है? Every C program starts with main function. Every C program starts with main function. क्योंकि कंपाइलर जब अपना कंपाइलेशन शुरू करता है तो सबसे पहले प्रोग्राम में किसको सर्च करता है? मेन को। स्मॉलेस्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, मेन, ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस। जवाब इसे वो प्रोग्राम जिसको आप कंपाइल कर सकते हो, ये कंपाइल होगा विदाउट जीरो एरर एंड नो आउटपुट। दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। अब जैसे मैंने अभी बात करी थी कि सी किस टाइप की लैंग्वेज है, तो यूजुअली होता क्या है कि अगर आपको टिक करना है तो आप अगर उसमें मिडिल लेवल का ऑप्शन है देन यू हैव टू टिक ऑन मिडिल लेवल लैंग्वेज। रीजन मैं बताता हूं। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ लो लेवल फीचर्स भी होते हैं। वो लो लेवल फीचर्स इसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं? मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में। अगर उसमें मिडिल और हाई दोनों ऑप्शन है तो आप किस पे टिक करेंगे? मिडिल लेवल लैंग्वेज। रीजन क्या है? डिफाइन करना है तो सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज विद सम लो लेवल फीचर्स एंड दोज लो लेवल फीचर्स आर बिटवाइज ऑपरेटर्स। दोज लो लेवल फीचर्स आर बिटवाइज ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर हैं वो भी एलिमेंट्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उसको भी हम स्टडी करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स नाम से ही पता चल रहा है कि वो ऑपरेटर्स जो किस पे ऑपरेट करते हैं? बिट्स पे ऑपरेट करते हैं। एंड बिट्स आर 0 एंड 1, और 0 1 किसकी लैंग्वेज होती है? मशीन लैंग्वेज की। तो सी के अंदर लो लेवल वाले फीचर्स भी हैं, हाई लेवल वाले भी फीचर्स हैं, इसलिए हम इसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं? मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी। आपसे ऐसे आ जाएगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सी इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नन ऑफ दिस। तो किस पे टिक करेंगे? कंपाइल्ड लैंग्वेज। सी इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज, क्योंकि हम इसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता जो या तो कंप्लीटली कंपाइल्ड होता हो या कंप्लीटली इंटरप्रेटेड होता हो, लेकिन जिसका रोल मेजर होता है उस लैंग्वेज को हम उसी फॉर्म में बोलते हैं। जैसे अगर कंपाइलर का रोल ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाइल्ड लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का रोल ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्लियर? Now write down operators. Next element is operators.
operators are of three types. This is the next element of programming language. These are of three types: unary, binary, and ternary operator. यूनरी नाम से पता चल रहा है, those operators which operates with single operand or variable, they are known as unary operators. The operators which operates with two variables or operands are known as binary operators. Those operators which operates with three operands are known as ternary या tertiary operator. क्लियर है? अभी यूनरी ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स: इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल प्लस एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल माइनस. वैसे जो यूनरी माइनस भी होता है, जैसे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ए लिख सकते हैं, ऐसे यूनरी प्लस भी होता है. लेकिन जब भी हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, उसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं दे आर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है: प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. Pre-increments are represented by plus, when operator comes before the operand, then it is known as pre-increment. When operator comes after the operand, they are known as post. Say plus plus a. ऐसे आपने मेंशन कर दिया a प्लस प्लस, बट द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ देम इज a इज इक्वल टू a प्लस 1, दैट इज इंक्रीमेंट बाय 1. बिटवाइज ऑपरेटर्स कम्स इन बोथ द कैटेगरीज. यूनरी भी होते हैं एंड बाइनरी भी होते हैं. अभी इन ऑपरेटर्स में बिटवाइज ऑपरेटर्स का डिस्कशन होगा. Decrement operator. Pre-decrement operator comes before the operand, and post-decrement operator comes after the operand. और इन दोनों का ही मीनिंग क्या होता है? डिक्रीमेंट बाय 1. अब यहां पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ये भी प्लस 1 करता है और ये माइनस 1 करता है, तो हम प्री और पोस्ट अलग अलग क्यों डिस्कस करते हैं? जो प्री वाले ऑपरेटर्स हैं उसमें क्या होता है, पहले वैल्यू का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है और बाद में वैल्यू क्या होती है, असाइन होती है. प्री वाले के केस में क्या होगा, पहले वैल्यू का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा और बाद में क्या होगी, वैल्यू असाइन होगी. पोस्ट वाले के केस में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होगी, बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा. इसको समझने के लिए आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, मैं आपको इसे मैथमेटिकली समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो हमारे पास हमें इस से इंटीजर i इज इक्वल टू 5 है, कॉमा a, और हमने लिखा a इज इक्वल टू प्लस प्लस i. तो इस a इज इक्वल टू प्लस प्लस i, दिस इज इक्विवेलेंट टू i इज इक्वल टू i प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू i. मतलब पहले वैल्यू में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है,
और उसके बाद क्या होगी, वो वैल्यू असाइन होगी। जैसे हम इक्वल टू लिखते हैं, इसका मतलब आई की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया किसको, ए को। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल 1 है जिसमें हम प्री इंक्रीमेंट को समझ रहे हैं। जैसे ये वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जहां डाटा स्टोर होता है उसके नाम को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। आई, इसकी वैल्यू कितनी है, 5। ए एक वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू अभी नहीं है क्योंकि हमने कुछ असाइन ही नहीं किया, कोई गार्बेज वैल्यू होगी। जैसे ही हम आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करते हैं तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगी। अब ये 6 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, ए को, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, क्योंकि जो इसकी प्रीवियस वैल्यू 5 थी, जैसे ही 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो इसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, वो प्रीवियस को क्या कर देगी, ओवरराइट। और जब हम इसमें अब ए इज इक्वल टू आई करेंगे तो जो इसकी मोस्ट अपडेटेड वैल्यू होगी वो किसको मिलेगी, ए को। तो अब ए भी कितना हो जाएगा, 6। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम्पल था प्री इंक्रीमेंट के लिए। सिमिलरली आप देखो पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए, से मेरे पास सेम एग्जाम्पल है, आई इज इक्वल टू 5 और ए। मैंने यहां पे मेंशन किया ए इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू, इसमें मैंने बताया था कि पहले वैल्यू क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी और बाद में इंक्रीज होगी। जिस वेरिएबल के साथ ऑपरेटर लगा हुआ है वो बाद में इंक्रीज करेगा, वो क्या हो जाएगी, आई प्लस 1। इसमें भी देखो सेम सिचुएशन है, आई और आई की वैल्यू कितनी है, 5। ये वेरिएबल ए है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हम ए इज इक्वल टू आई लिखते हैं तो अब आई के पास कौन सी वैल्यू है यहां पे, 5, तो ए को कितना मिलेगा, 5। जब आप ए को प्रिंट कराएंगे तो कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ पे, 5। और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। आई की वैल्यू तो बाद में जब प्रिंट कराएंगे 6 ही आएगी, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5, क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ था, ऑपरेटर बाद में लगा हुआ था, वो पोस्ट इंक्रीमेंट था, उसका इफेक्ट कहां पे होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में होगा। ये मैथमेटिकली समझ में आ गया आपको। प्री के केस में पहले वैल्यू इंक्रीज होती है फिर असाइन होती है, पोस्ट के केस में पहले असाइन देन इंक्रीज। चाहो तो उसी फॉर्म में आप लिख लो, इन केस ऑफ प्री फर्स्ट इंक्रीज देन असाइन, इन केस ऑफ पोस्ट फर्स्ट असाइन देन इंक्रीज। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट के लिए भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। डिक्रीमेंट के लिए भी करें, देखो डिक्रीमेंट के लिए भी देख लो तो पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। से इंट आई इज इक्वल टू 5, एक वेरिएबल है ए, आपने लिखा ए इज इक्वल टू माइनस माइनस आई, तो प्री डिक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, उसके बाद क्या होगी, असाइन, उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। आई की वैल्यू 5 थी, वही मेमोरी लोकेशन को अगर हम लेके चलें 5 और ए की वैल्यू कितनी है, वो गार्बेज होगी, अभी हम ब्लैंक की ले रहे हैं। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। अब ए को कितनी वैल्यू मिलेगी, तो इस यहां पे भी 4 होगा और ए भी क्या होगा, 4। सिमिलरली लास्ट एग्जाम्पल फॉर यूनरी से हमने यहां पे मेंशन किया इंट i5 कॉमा ए, और ए हमने क्या कर दिया, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू, पहले हम उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, असाइन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, i इज इक्वल टू आई माइनस 1। तो इस केस में ए और आई की वैल्यूज कितनी होंगी, यहां पे अगर मेमोरी में देखें आई की वैल्यू 5 है, ए तो यहां पे इसको क्या मिलेगा, 5, और बाद में 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ए को तो 5 मिलेगा, लेकिन आई को जब आप बाद में प्रिंट कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट। तो इसकी डेप्थ में नहीं, बस आपको इतना ही बताओ कि हाँ ये प्री है और ये पोस्ट है। प्री के केस में फर्स्ट इंक्रीज और डिक्रीज देन असाइन,
पोस्ट के केस में फर्स्ट असाइन देन इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन वैल्यू का हमेशा क्या होगा, 1 का ही इंक्रीमेंट होगा। इस केस में हमेशा क्या होगा, या तो 1 का इंक्रीमेंट होगा या 1 का डिक्रीमेंट होगा। अगर आप एक से ज्यादा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे a इज इक्वल टू a+2 a+5, इस टाइप से आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? इसका आउटपुट बताओ चलो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट? फॉलोइंग स्टेटमेंट, say int I is equal to 5 comma b, say b is equal to plus plus I multiply by 20. $124 B and I is 6. Good, Dhanbad Center. Say B is equal to 120 and I is equal to 6. Next example, इसके लिए बताओ। Say int a is equal to 5 and say b is equal to plus plus a plus 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 a. Good, Dhanbad Center, very fast. हाँ, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में। कितना आउटपुट आ रहा है? एज, देखो इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें ना कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम, किसी ने 12 कैलकुलेट किया होगा बी की वैल्यू, किसी ने 13 कैलकुलेट किया होगा, किसी ने 14 किया है या नहीं किया है? नहीं किया है। देखो इधर, ए इज 5, ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने आपको भी मैथमेटिकली बताया था, दोनों में प्री इंक्रीमेंट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो प्री वाले, दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू ए इज इक्वल टू a+1, अगेन ए इज इक्वल टू a+1, क्योंकि दोनों ही प्री इंक्रीमेंट है तो दोनों का ऑपरेशन इस स्टेटमेंट से पहले होगा। नेक्स्ट इज b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर असाइनमेंट होगा a+a, यही तो होगा। ये स्टेटमेंट इसके इक्विवेलेंट है। ए की इनिशियल वैल्यू कितनी है? द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज 5
बी को कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं करी, ए की वैल्यू 5 है, तो इससे क्या होगा 5 + 1, न्यू वैल्यू कितनी देगी 6। ये इस प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट कर देगी। अगेन अब ये प्रीवियस वैल्यू जो लेटेस्ट वैल्यू है इसके पास क्या, इस स्टेटमेंट के पास जो लेटेस्ट वैल्यू है 6 है, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। तो ये इस मेमोरी लोकेशन को ओवरराइट कर देगा। अब मेमोरी में क्या अवेलेबल है 7, क्योंकि 6 तो है ही नहीं वहां पे। भाई जो भी लेटेस्ट वैल्यू आएगी आपके पास एक ही लोकेशन है और एट ए टाइम उसमें एक ही वैल्यू रह सकती है, तो इस वैल्यू ने प्रीवियस वैल्यूज को ओवरराइट कर दिया। तो अब ये वैल्यू सब जगह असाइन हो जाएगी। 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, B is 14 and A is 7। ये क्लियर है सभी को? इसी के टाइप का एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद हम मूव करेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स पे। ये क्लियर है सभी को? इसको आप ना केस 1 मेंशन कर लेना, जहां पे ये वाले एग्जांपल स्टार्ट हुए केस 1 कर लेना इसको, क्योंकि इसमें जो आउटपुट होता है वो कंपाइलर डिपेंडेंट भी होता है। ये नहीं है आपको? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं उसमें पहले वैल्यू इंक्रीज होती है, उसके बाद क्या होती है असाइन होती है। ये क्लियर है? तो जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। एवरी स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज एंड्स विद ए सेमीकोलन। तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल है जो प्री इंक्रीमेंटेड है, ये दूसरा वेरिएबल है जो प्री इंक्रीमेंटेड है। तो इसमें मैंने बताया था कि प्री वाले ऑपरेशन जिस स्टेटमेंट में आते हैं उनसे पहले क्या होता है उनकी वैल्यूज का इंक्रीमेंट हो जाता है और बाद में क्या होती है वैल्यू असाइन होती है। तो बिल्कुल इसको मैथमेटिकली समझो, ये प्री है ये भी प्री है, दोनों से वैल्यू पहले इंक्रीज हो जाएगी, जो फाइनल वैल्यू होगी वो दोनों जगह असाइन हो जाएगी। अगर इसी में एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता, फॉर एग्जाम्पल इसी में एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता तो रिजल्ट कैसे आता? इसी केस में एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो आप, इसी में मैं इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए की वैल्यू तो 5 है और बी, मैंने लिखा b ++ a+a++। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट होगा? इसमें एक तो प्री इंक्रीमेंट है और दूसरा क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो जो प्री वाला है उसका ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, फिर वैल्यू क्या होगी असाइन होगी, और जो पोस्ट वाला है उसका ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होगा। ये जो प्री इंक्रीमेंट है इसकी वजह से पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, पूरे स्टेटमेंट में वैल्यू असाइन हो जाएगी, और ये पोस्ट वाला है ये कब असाइन करेगा वैल्यू को या इंक्रीज करेगा? उस स्टेटमेंट के बाद जिसमें आपने उसको यूज किया है। ये इसके इक्विवेलेंट है। क्लियर है? अब इसकी वैल्यूज इवेल्युएट करो। ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू नहीं है, आपने इसमें इंक्रीमेंट किया 5 + 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब ये कितना हो जाएगा 6 + 6 = 12। फिर से इसकी वैल्यू में अब इंक्रीमेंट होगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा? तो ए तो हो जाएगा, सॉरी बी तो हो जाएगा 12 और ए की वैल्यू कितनी होगी? ए इज 7। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो जो प्री वाले ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, पहले उनकी वैल्यूज को आप क्या करेंगे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, बाद में क्या करेंगे असाइन करेंगे। और जो पोस्ट वाले हैं पोस्ट वाले के केस में आप क्या करेंगे पहले वैल्यू को असाइन करेंगे और उसके बाद उस वैल्यू को क्या करेंगे आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो बस आपको इसको मैथमेटिकली समझना है कि कोई एक स्टेटमेंट है उसमें जो प्री वाले हैं चाहे वो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है उसको पहले असाइन कर लो, जो वैल्यू उसमें इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात आए वो पूरे स्टेटमेंट में असाइन कर दो, और पोस्ट वाले ऑपरेशंस को क्या करो आप बाद में परफॉर्म करो। किसमें? नहीं बाद में हमने कोई ऑपरेशन ही नहीं किया उसके साथ,
भाई अगर इसके बाद बी के साथ और ऑपरेशन होता कोई प्लस प्लस या माइनस माइनस ऐसा कुछ होता तो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती, उसके साथ कोई और ऑपरेशन हुआ ही नहीं। क्लियर है? नाउ राइट डाउन केस 2। ये केस 1 था, मतलब इस चीज का ध्यान रखना कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, इस फॉर्म में होगा। राइट डाउन केस 2। When unary operator comes with print statement, when unary operator comes with printf state या printf function, when unary operator comes with printf function, इसमें लिख लो, in this case compiler evaluates, in this case compiler evaluates, in this case compiler evaluates the statements from right to left, compiler evaluates the statements from right to left। देखो एग्जांपल से मेरे पास एक स्टेटमेंट है, इंट a इज इक्वल टू 5, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी a प्लस 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 a प्लस प्लस a। व्हाट इज द आउटपुट? जो मेन फंक्शन है, जैसे मैंने बताया था, एवरी सी प्रोग्राम कंटेन्स ए मेन फंक्शन। जो कंपाइलर अपना कंपाइलेशन स्टार्ट करता है, जैसे एक बॉडी होती है, मतलब कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें एक पार्ट होता है कि भाई कहां से स्टार्ट होगा। और अगर इसको रियल लाइफ से कोरिलेट करें, कोई एक मैरिज फंक्शन होता है या मैरिज प्रोग्राम होता है, उसमें भी कुछ स्टेप्स डिफाइंड होते हैं कि भाई पहला आप स्टेप ये लिखेंगे, यहां से ये चीज स्टार्ट होगी। तो दिस इज द प्री डिफाइंड फीचर दैट इज मेन फंक्शन, कि कंपाइलर तभी उस प्रोग्राम को प्रोग्राम समझेगा जब उसके अंदर मेन फंक्शन होगा। अगर मेन फंक्शन उसके अंदर नहीं है तो वो अपना कंपाइलेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेगा। मेन से पहले एवरी मेन फंक्शन इन सी लैंग्वेज रिटर्न सम वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी एवरी नहीं, एवरी फंक्शन, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो इंक्लूडिंग मेन फंक्शन, वो अपनी एक वैल्यू रिटर्न करता है, किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। रिटर्न का मतलब है टर्मिनेटिंग मैसेज। वो ये बता देता है कि यहां पे मेरे प्रोग्राम का टर्मिनेशन हो गया है। जैसे आप लिखते हो, आपने देखा होगा मेन ना लिखते क्या लिखते हैं? वॉइड मेन। वॉइड का मीनिंग क्या होता है? एम्प्टी। इट मीन्स नो रिटर्न टाइप। उसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। आप जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर के प्रोग्राम में या तो रिजल्ट को आप प्रिंट करा दो, और अगर आप रिजल्ट को प्रिंट नहीं कराना चाहते, रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं, तो मेन से पहले क्या लगाएंगे आप? वॉइड। और अगर आप प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे आपने सम इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा तो आप रिटर्न सम कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको मेन से पहले क्या लगाना पड़ेगा? इंटीजर। अगर आप इंटीजर वैल्यूज का सम कर रहे हैं, और अगर आप फ्लोट वैल्यूज का सम कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? फ्लोट लगाना पड़ेगा। इसका आउटपुट क्या आ रहा है? देखो, इसमें मैंने बताया था अगर प्रिंटएफ में आता है, ये कंपाइलर का बिहेवियर है। मतलब इसमें, मतलब जैसे आप सिस्टम जो भी आप यूज करते हैं एनसीसी, तो टर्बोसी सॉरी, उसको जो आप यूज करते हैं उसमें ये बिहेवियर है। ए की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 5। ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी भाई? ए की वैल्यू 5 है, प्री इंक्रीमेंट है, तो ये इसको कितना बना देगा? 6। तो ये 6 यहां पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये वैल्यू पास होगी, ये 6 वैल्यू पास होगी यहां पे, और ये कितनी हो जाएगी? 6 प्री इंक्रीमेंट के बाद
6 इसको मिलेगी और ये यहाँ पे इसको मिला 5, इसने इसको बनाया 6, ये आगे वैल्यू पास करेगा 6, ये प्री इंक्रीमेंट है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा 7 में, ये 7 वैल्यू आगे पास करेगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, 7 रिमेन्स 7, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 7 7 6। इसमें जो इवैल्यूएशन होगा वो मैंने नोट कराया था, इसलिए केस बनवा दिया मैंने। नहीं 7 7 6 जो आउटपुट आएगा वो प्रिंट इसी सीक्वेंस में होगा, प्रिंट वो लेफ्ट टू राइट ही होगा, जो इसका आउटपुट है, आउटपुट विल बी प्रिंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 7 7 6। ये क्लियर है? जो केस 1 हमने किया था, केस 1 में डिक्लेरेशन तो सेपरेट प्लेस पे था और यूनिरी ऑपरेटर्स सेपरेट प्लेस पे थे, जो स्टेटमेंट हमने यूज किए थे। एक केस 3 ये बनता है कि जहां पे हम यूनिरी ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी वही करें, तब उसमें वे ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है सभी को? अच्छा, इसका आउटपुट बताओ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? से इंट a इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं 5 ऐसी फिक्स नहीं है कुछ, इट मे बी एनी वैल्यू। से प्रिंट एफ परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी, से आपने यूज किया माइनस माइनस a इंटू 4 कॉमा a प्लस प्लस इंटू 10 कॉमा प्लस प्लस a। What is the output of this program? अभी देख लेते हैं, करो इवेल्युएट करो, किसी ने किया है, कौन सा सेंटर है, ये धनबाद सेंटर ने किया है, दिल्ली ने किया है। हमारे पास वैल्यू इसको यहाँ पे कितनी मिलेगी 5, ये प्री इंक्रीमेंट है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 5 का कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट इज a प्लस प्लस इंटू 10, ये 6 वैल्यू यहाँ पे पास होगी, मतलब जो इसका रिजल्ट है वो आगे पास ऑन होगा। 6 यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहाँ पे क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसका 6 का मल्टीप्लाई होगा किससे 10 से, जब 6 का मल्टीप्लीकेशन 10 से होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, ये आगे जो वैल्यू पास ऑन करेगा कितनी करेगा 60, 60 में 1 का डिक्रीमेंट होगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 59 का 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हुआ 59 का 4 से मल्टीप्लीकेशन, कौन सी? हाँ ऑब्वियसली जो उसका रिजल्ट होगा वही तो पास करेगा, किसमें? हाँ वो ए में जा रहा है, वो ए वेरिएबल में जा रहा है, मतलब एक ए वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम है जिसकी वैल्यू 5 थी, इसने यहाँ पे 6 कर दिया। अब ये आगे जो यूज होगा कितना यूज होगा 6, जब ये 60 आएगा तो ये इसको ओवरराइट कर देगा। अब आगे 60 जाएगा, 60 में डिक्रीमेंट होगा माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 59, और 59 का किससे मल्टीप्लीकेशन होगा 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 230, तो आउटपुट में आएगा 236 66। जब आप इसको प्रिंट करेंगे ना तो इसमें कोई स्पेस तो आएगा नहीं, ये एक ही साथ दिखाई देगा आपको 236606, लेकिन इसमें अगर वो एस्केप सीक्वेंस लगा देगा, /n लगा दे या /t टैब दे दे तो इनमें स्पेसिंग आ जाएगी, /n से क्या होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यस औरंगाबाद सेंटर एग्जैक्ट आंसर। ये क्लियर है सभी को? इसमें तो डाउट नहीं है ना? राइट डाउन केस 3।
केस 3, when declaration of unary operator, when declaration of unary operator, oh sorry, when declaration of variable, when declaration of variable and unary operations, when declaration of variable and unary operation on these variable at the same place, at the same place or in the same statement. Then compiler at the same place और इन द सेम स्टेटमेंट. देखो इसमें एग्जाम्पल से समझ में आएगा कैसे वर्क करता है. से इंट इज ओ, से इंटीजर बी और आपने लिखा इंट बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस 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 ए. The value of A and value of B. इस केस में वो वैल्यूएशन होगा जब मैंने इस टाइप का पहला क्वेश्चन दिया था और आपने आंसर इवेल्युएट किया था. जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इवेल्युएट किया था तो आपने इस केस 3 के हिसाब से किया था जहां पे डिक्लेरेशन साथ में आती है. देखो इसका आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप. ओ कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने. इसको a इज इक्वल टू 5 कर लो. यहां पे जो डिक्लेरेशन है इंट a इज इक्वल टू 5, इसका देखो इवैल्यूएशन कैसे करता है. ये वैल्यू कितनी है, इसको मिलेगी यहां पे 5. ये प्री इंक्रीमेंट है तो इसको क्या बना देगा, 6 बना देगा. इस वैल्यू को आप आगे पास करेंगे, यहां पे 6 जाएगा. ये प्री इंक्रीमेंट है, इसको कितना बना देगा, 7 बनाएगा. यहां पे जो आउटपुट आएगा वो इन दोनों के एडिशन से आएगा. इस केस 3 में जो आउटपुट आएगा, जो प्री इंक्रीमेंट था, ए की वैल्यू कितनी थी 5, यहां पे प्री इंक्रीमेंट था, लेकिन यहां पे जो इवैल्यूएशन है वो डिफरेंट होता है. ये अपनी वैल्यू को, मतलब जब कंपाइलर डिक्लेरेशन के साथ ये काम करता है तो इसको वो एज ए सेपरेट वेरिएबल ट्रीट करता है और एक दूसरे लोकेशन पे रखता है. इसको सेपरेट ट्रीट करता है, वो एक लोकेशन नहीं है जहां पे सबकी ओवरराइटिंग हो जाएगी, वो केस 1 है. इस केस में अलग अलग रखता है. इन दोनों का अगर एडिशन होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + 7 इज इक्वल टू 13. तो बी की वैल्यू तो आ जाएगी 13 और ए की वैल्यू क्या आएगी 7. नहीं, इसमें तो लेफ्ट टू राइट ही चलेगा. हाँ नहीं, इसमें जो इवैल्यूएशन होगा वो लेफ्ट टू राइट ही होगा. प्रिंटएफ में राइट टू लेफ्ट था, और जो पहले वाला केस था उसमें तो सिंपल ये था कि जितने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन है पहले वो परफॉर्म करो, जो लास्ट वैल्यू आए उसको सब जगह असाइन कर दो. ये कंफ्यूजन है इसमें. तीनों केस डिफरेंट होगी. तो एक्चुअली क्या होता है कि हमें वो बस चीजें पता हो, मतलब तीनों केस में वो कैसे वर्क करेगा. एक क्वेश्चन और कर लो. एक स्टूडेंट पूछ रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ, एग्जाम्पल है वो इससे एसोसिएटेड नहीं है. तीनों केस कंप्लीट हो गए यूनरी वाले. नाउ वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन बाइनरी ऑपरेटर्स. एक एग्जाम्पल देखो, फाइंड द प्रिंट आउट ऑफ दिस स्टेटमेंट. से इंट a इज इक्वल टू 5
प्रिंट एफ परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी से ए प्लस प्लस इंटू 4 कॉमा ए प्लस प्लस कॉमा ए प्लस प्लस इंटू 2। देखो एक बार वेरीफाई कर लो, यहां पे वैल्यू कितनी मिलेगी इसको 5, ये इसको पास करेगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, लेकिन यहां पे इसको ट्रीट क्या करेगा एज ए 5, कोई इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ओनली असाइन करेगा। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। ये जो आगे वैल्यू पास करेगा कितनी पास करेगा 10, तो ये यहां पे क्या प्रिंट, क्योंकि ये भी पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये कितना प्रिंट करेगा, ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है इसने अपने यहां पे जो वैल्यू यूज करी वो कितनी यूज करी 10, लेकिन ये जो आगे वैल्यू भेजेगा वो कितनी भेजेगा 11, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसका इफेक्ट इस वाले स्टेटमेंट में नहीं होगा, जो ये हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं ये हर एक स्टेटमेंट अलग अलग है, तो इस स्टेटमेंट में तो ये इसको सी से ट्रीट करेगा, वो सॉरी 10 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद। जब आगे वैल्यू ये सेंड करेगा पोस्ट इंक्रीमेंट में, तो इस पोस्ट इंक्रीमेंट का इफेक्ट इस पे होगा। 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ये यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 11, इस पोस्ट इंक्रीमेंट से इसकी वैल्यू आगे क्या पास ऑन होगी 12, ये 12 पास ऑन होगी, ये इस पोस्ट इंक्रीमेंट का इस स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। कितनी हो जाएगी 48। ये क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बाइनरी ऑपरेटर्स। Binary operators. The operators which operates with two operands are known as binary operators. इसका क्लासिफिकेशन है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, relational operators, तो इसी चीज का ध्यान रखना है। प्री के केस में पहले वैल्यू इंक्रीज होगी, बाद में असाइन होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, और पोस्ट के केस में पहले असाइन हो जाएगी, बाद में इंक्रीज या डिक्रीज होगी। उस चीज का ध्यान रखते हुए, और ये 3 केस हैं। पहले केस में जब डिक्लेरेशन वगैरह सब सेपरेट है, प्री वाले ऑपरेशन पहले ऑपरेट करो, जो लास्ट वैल्यू आए उसको सब जगह असाइन कर दो, बाद में उसको जो कोई ऑपरेशन बचेगा तो उसे कर दो, नहीं बचता है तो नहीं करो। सेकंड वाले प्रिंट एफ में राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट करो। कॉमा से जो सेपरेट होने वाला स्टेटमेंट है वो हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट ट्रीट करता है कंपाइलर, और उसमें पोस्ट वाले का जो इफेक्ट है वो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में पड़ता है। और थर्ड केस होता है कि जब डिक्लेरेशन के साथ ही स्टेटमेंट है, तो उसमें जो
जो हम ऑपरेटर से सेपरेट करते हैं ऑपरेंड, उसमें इंडिविजुअल ऑपरेंड को वो सेपरेट ही ट्रीट करता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स आप जानते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। इसमें एक ऑपरेटर है जिसको आप मैथमेटिक्स में परसेंटेज के लिए यूज करते हैं। यहां पे दिस ऑपरेटर इज नोन एज मॉड्यूलस ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज नोन एज मॉड्यूलस ऑपरेटर या मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलो और मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये आपने स्टडी किया होगा। आप मुझे इसके आउटपुट्स बताओ। व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस? से 2/5, से 2 मॉडुलो 5, -2 मॉडुलो 5, -2 मॉडुलो -5, 2 मॉडुलो -5। अच्छा, मॉड्यूलो ऑपरेटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मॉड्यूलो ऑपरेटर ऑपरेट्स ओनली विद इंटीजर वैल्यू। चाहो तो इसको नोट कर लेना आप। मॉड्यूलो ऑपरेटर ऑपरेट्स ओनली विद इंटीजर वैल्यू, मतलब डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू के साथ ऑपरेट नहीं करते। मॉड्यूलो ऑपरेटर्स ऑपरेट्स ओनली विद इंटीजर वैल्यूज। नेक्स्ट पॉइंट, there is no effect of denominator sign in the result. There is no effect of denominator sign in the result. मतलब डिनोमिनेटर के साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बताओ इनके आउटपुट्स क्या क्या आएंगे? फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या आएगा? 2 मॉड्यूलो 5। यस, 2 इज द राइट आंसर। कैसे आएगा देखो। देखो ये बड़ा सिंपल है। एक तो ये इंटीजर के साथ ऑपरेट करते हैं, दूसरा इसमें डिनोमिनेटर के साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो न्यूमरेटर का साइन होता है वो एज इट इज रिजल्ट में ऐड हो जाता है। 2 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। पॉइंट या डेसिमल पॉइंट के साथ तो वर्क करेगा नहीं है। कितने टाइम जाएगा? 0 टाइम। 0 इंटू 5 इज 0। मॉड्यूलो ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर। इट इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा? 2 -2 मॉड्यूलो 5, -2, सॉरी -2। ये डिनोमिनेटर का, जैसे हम आप डिवीजन में करते हो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, वो मॉडुलस ऑपरेटर के साथ वर्क नहीं करता। इस साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो साइन न्यूमरेटर का होगा वही किस में ऐड हो जाएगा? रिजल्ट में। 2 मॉड्यूलो -5, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2.5 ये फ्लोट वैल्यूज हैं, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो फ्लोट वैल्यूज के साथ ऑपरेट नहीं करता। तो देखने में बड़ा छोटा सा है मॉडुलस ऑपरेटर, उसी से नंबर चेंज हो जाते हैं। ये क्लियर है? आगे बढ़े।
नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर. सेकेंड बाइनरी ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल में हम दो स्टडी करेंगे, एक लॉजिकल एंड एक लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर में ऑपरेटर नेम सिंबल ये सब आप कर चुके हैं. लॉजिकल में जैसे आप लिखते हैं एंड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एम्परसेंड. ये जो एंड है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्परसेंड. नेक्स्ट इज और बाय पैरेलल लाइंस. कीबोर्ड में देखते हैं तो इसमें इस टाइप का एक गैप होता है. अब जैसे नॉट वाला ऑप्शन होता है, नॉट यूनरी ऑपरेटर है, लेकिन उसको हम पढ़ किस में रहे हैं? लॉजिकल के साथ. मतलब जो हमने यूनरी पढ़ा था उसको हमने क्लास करने के लिए अलग उससे स्टडी कर रहे हैं. ये है तो यूनरी नॉट. तो जो एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एंड के केस में अगर एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स. और अगर एक दोनों वैल्यू ट्रू है उस केस में रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू. और के केस में जब दोनों ही वैल्यू फॉल्स होंगी तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स. और अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू. और नॉट के केस में अगर ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू. ये क्लियर है? लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स. लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स. ऑपरेटर नेम एंड सिंबल. अब इन दोनों में डिफरेंस ये आता है कि भाई इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस है. देखो ये जो उसकी डेसिमल वैल्यू होती है ये उसी पे ऑपरेट करते हैं और इनका रिजल्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0. इनके जो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट्स आइदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू के लिए 1 एंड फॉल्स के लिए 0. In the case of bitwise operator, and is represented by single ampersand or by single or operator, XOR by caret, बिटवाइज इनके नाम से पता चल रहा है. जब यहां पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो भी वैल्यूज होंगी पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा और प्रिंट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इन दोनों के एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज करो मेरे पास से इंट a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 6 है. मुझे दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. एक a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक a डबल एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर इसमें एक पॉइंट नोट कर लेना, इन कंप्यूटर एनी वैल्यू अदर देन 0 इज ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू. जो भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एनी वैल्यू अदर देन 0 इज ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू. और यू कैन राइट 0 इज द ओनली फॉल्स वैल्यू. 0 इज द ओनली फॉल्स वैल्यू. उसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी वो कैसे ट्रीट होगी? ट्रू. 0 इज द ओनली फॉल्स वैल्यू. इसमें देखो 5 एंड 6, अगर यहां पे हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, 5 भी ट्रू है एंड 6 भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू. और ट्रू का मीनिंग क्या होता है? जब आप प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 1. इसमें अगर हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 5 है,
a इज इक्वल टू 5 है और 5 के रेस्पेक्ट में बाइनरी क्या होगा, कल मैंने बताया था अगर आपको इवेल्युएट करना है 2 to the power 0, 2, 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब एंड सो ऑन, इससे आप डायरेक्ट इवेल्युएट कर लो। 1, 2 4 8, ये वैल्यू कितनी है 5, 5 किस किस के कॉम्बिनेशन से बनेगा, 4 + 1 इज 5, बीच में क्या प्लेस कर दो 0। सिमिलरली फॉर 6, 4 + 2 इज 1, आगे क्या प्लेस कर दो 0। सो b इज इक्वल टू 6 1 1 0। इसमें आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड, तो बिट बाय बिट परफॉर्म करेंगे। 1 and 0 इज 0, भाई कोई भी फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। 0 and 1 इज 0, 1 and 1 इज 1, और ये किसकी वैल्यू होती है, तो जब आप इसका रिजल्ट प्रिंट कराएंगे द रिजल्ट वुड बी 4, नॉट 1 0 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा 4। ये क्लियर है सभी को? चलो इसका आउटपुट बताओ। से a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, से a एंड b, इसको प्रोग्राम की शेप दे दो, इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, प्रिंट f परसेंटाइल d परसेंटाइल d परसेंटाइल d। से a एंड b, a और b एंड a एंड b, a और b, a एक्सॉर b, इसका आउटपुट बताओ। जो बिटवाइज हैं इसमें आपको एक लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी ऐड करना पड़ेगा। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय डबल लेस देन एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय डबल ग्रेटर देन। इनकी वैल्यूज बताओ, a एंड b, a और b, a एक्सॉर b। औरंगाबाद, धनबाद, गुवाहाटी, जयपुर, जालंधर, कुरुक्षेत्र, मुरादाबाद, यमुनानगर, दिल्ली, मेरठ, फरीदाबाद, कोई तो बोलो, बस गुवाहाटी और धनबाद लगे हुए हैं दिल्ली वाले। आउटपुट बताओ क्या आएगा। कितना आ रहा है इसका आउटपुट? जीरो 7 7। यस, 077 धनबाद, दिल्ली, दो जगह से आ रहा है तो सही होगा। चेक करो, इतने सारे प्रोसेसर्स बैठे हुए हैं, रिजल्ट कैलकुलेट करो। देखो a एंड b, आपके पास वैल्यूज है, a की वैल्यू 5 है, 5 का मतलब 101 और 2 का मतलब 010। जब मैं इसमें एंड लगाता हूं 1 0 इज 0, 0 1 इज 0, 1 0 इज 0, तो एंड के केस में क्या रिजल्ट आ जाएगा 0। जब मैं इसमें और लगाता हूं, और के केस में क्या आएगा, 0 और 1 इज 1, 1 और 0 इज 1, 0 और 1 इज 1, एक भी ट्रू है तो ट्रू, तो इस केस में क्या आ जाएगा 7। जब हम यहाँ पे एक्सोर लगाते हैं, एक्सोर का फीचर आई होप आपको पता होना चाहिए, जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो आउटपुट क्या आता है 0, और जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट क्या आता है 1। ये किसका फीचर है, एक्सोर का, क्योंकि जब आप एक्सोर करते हो a एक्सोर b तो क्या होता है a बार b प्लस a b बार, तो जब उसमें दोनों वैल्यूज चली जाती हैं
तो वो क्या हो जाता है, सेम वैल्यू चली जाती है तो वो उसको 0 बना देता है, और जब डिफरेंट जाती है तो उसको 1 बना देता है। तो यहां पे देखो 0 1 इज 1 डिफरेंट है, 1 0 डिफरेंट है, 0 1 डिफरेंट है, कितनी वैल्यू आ जाएगी 7। सो द आउटपुट इज 0 7 7। गुड वर्क। नहीं, वो यूनरी ऑपरेटर का केस है। देखिए जो प्रिंटफ में मैंने आपको केस 1 2 3 लिखवाए हैं वो लेफ्ट टू राइट या डिक्लेरेशन के साथ या सेपरेट, तो प्लीज इस चीज को नोट कर लो कि दोज केसेस आर एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनरी ऑपरेटर्स। क्लियर है सभी को? नाउ राइट डाउन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट इज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लेस देन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सबसे ज्यादा बनता है, ये हो या लॉजिकल वाला। अच्छा, अगर हम बात करें कि बिटवाइज ऑपरेटर का परफॉर्मेंस कैसा होगा, बिट का मतलब होता है 01 01 इज द लैंग्वेज ऑफ मशीन। तो ऑब्वियसली अगर हम बाकी सबके कंपैरिजन में बात करें, अगर कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है और हम मशीन लैंग्वेज में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, बेटर होगा। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसमें डायरेक्ट मेथड हम करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई बाई 2। इट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई बाई 2। और इसी के साथ साथ हम यहां पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी ले लेते हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर, it is equivalent to divided by 2। it is equivalent to divided by 2। कैसे देखो एग्जाम्पल, इसमें अगर हम 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो जो मैं लिखता हूं ना, इट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई बाय 2, इट मींस 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट मींस मल्टीप्लाई बाय 2, 1 बिट राइट शिफ्ट मींस डिवाइडेड बाय 2। ये जो यहां पे लिखा है ये किसके लिए, इट इज फॉर 1 बिट एंड इट इज आल्सो फॉर 1 बिट। से मैंने मेंशन किया इंट a इज इक्वल टू 4, मैंने लिखा a लेफ्ट शिफ्ट 2, इसका रिजल्ट बताओ। a लेफ्ट शिफ्ट 2, इसका मीनिंग क्या होगा, शिफ्ट a टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 2 बिट्स। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1, इट मीन्स शिफ्ट a टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 1 बिट। मैं यहां पे लिखता हूं 10, इट मीन्स शिफ्ट a टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 10 बिट्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास वैल्यू है कितनी 4, जब 1 बिट शिफ्ट करेंगे तो इस 4 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 8। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 16। सो द आउटपुट इज 16। क्लियर है? 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट मींस मल्टीप्लाई बाय 2, और ये जो डिजिट है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे मेंशन कर दूं, से नेक्स्ट एग्जाम्पल, से इंट a इज इक्वल टू 5 and say a left shift by
5, 5 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 कर लो। ए लेफ्ट शिफ्ट 3 का मतलब क्या है? शिफ्ट ए टुवर्ड्स लेफ्ट बाई 3 बिट्स। इसका मतलब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होना है? 3 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2, ये रिजल्ट कितना आएगा? 10, 10 इंटू 2 इज 20 एंड 20 इंटू 2 इज 40। ऐसे सेम फॉर राइट शिफ्ट ऑपरेटर। एग्जाम्पल से इंट a इज इक्वल टू 15, a राइट शिफ्ट 2, इसका रिजल्ट बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे? 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? इंटीजर वैल्यू जो हमेशा आती है वो क्या आती है? फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू और सीलिंग वैल्यू तो समझते हैं ना। फ्लोर वैल्यू का मीनिंग होता है से मेरे पास अगर 2.001 से लेके अगर 2.99 तक कोई भी वैल्यू है तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और सीलिंग वैल्यू क्या होती है? 2.0001 से लेके अगर ये 2.9999 कहीं पे भी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। दिस इज नॉन एज फ्लोर वैल्यू एंड दिस इज नॉन एज सीलिंग वैल्यू। फ्लोर वैल्यू में लेफ्ट हैंड साइड में ये सिंबल होता है और सीलिंग वाली में अपर साइड में होता है। तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा? 7 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट इज 3। एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और से इंट a इज इक्वल टू -12, a राइट शिफ्ट बाई 3, इसका आउटपुट बताओ क्या है? 3 बार डिवाइड करना है। ये मॉड्यूलर डिवीजन नहीं है, ये सिंपल डिवीजन है, तो डिवीजन का फर्क पड़ेगा, मतलब साइन का इफेक्ट पड़ेगा। अगर माइनस साइन है तो माइनस तो रिजल्ट में आएगा ही आएगा। -1 आ रहा है। 12, 6, 6, 3, 3, 1, 1, -1। रिजल्ट इज -1। औरंगाबाद सेंटर, धनबाद करेक्ट। ये क्लियर हो गया? लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, और इनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि ये इसमें प्रोग्राम नहीं बनवा रहा हो आपसे, सिंपल कैलकुलेशन है। एलिमेंट उसमें जो सिलेबस में मेंशन्ड है एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइडेंटिफायर्स आपको पता हो वो सही है, गुड, जयपुर सेंटर। इसमें आगे करें। नेक्स्ट इज बस रिलेशनल ऑपरेटर है, उसमें कुछ नहीं करना है, पता होने चाहिए रिलेशनल ऑपरेटर कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। राइट डाउन रिलेशनल ऑपरेटर्स। सॉरी, क्या हुआ? सुबह 8? आप लोगों ने बताया नहीं पहले से। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स।
नहीं, अब ब्रेक के अब तो खत्म, 5 बजे है। रिलेशनल ऑपरेटर्स नाम से ही पता चल रहा है। जैसे आप देखते हो रिजल्ट कंडीशन में यूज करते हो ए, इफ ए लेस देन बी, तो उस टाइप के लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, वो सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो किसके पार्ट होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स के। ऑपरेटर नेम, सिंबल, से लेस देन, इसमें हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे। लेस देन मैथमेटिक्स में सब आप कर चुके हो। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मैथमेटिक्स में आप डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं। मैथ में ये होता है, जबकि यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सिंबल कीबोर्ड में नहीं होता। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू या असाइनमेंट। जो हम इक्वल टू यूज करते हैं, इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट इज कंपेरिजन, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये लेस देन क्लियर है। तो इसके इसमें भी रिलेशनल ऑपरेटर में भी रिजल्ट्स कैसे आएंगे? या तो ट्रू या फॉल्स। इफ ए लेस देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से लेस देन होगी तो ट्रू, और अगर नहीं होगी तो फॉल्स। सिमिलरली फॉर ग्रेटर देन, फॉर लेस देन इक्वल टू, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सिमिलरली फॉर ग्रेटर देन, असाइनमेंट, नॉट इक्वल टू में दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। तो मेन जो आपको समझना है यहां पे, वो ये एक कॉन्सेप्ट है यहां पे जिसमें क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। तो अगर आप वैसे बात करें, ये सिंगल इक्वल टू क्या होता है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर में जो रिजल्ट आएगा आइदर ट्रू और फॉल्स आएगा, और असाइनमेंट ऑपरेटर में जो राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू होगी वो किसको असाइन हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को। एग्जांपल से आपके पास a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 4 है। a 3 है और b क्या है? 4 है। इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी है? 4। अगर आप यहां पे लिखते हैं से a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b का मतलब क्या हुआ? जो b की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? a को। इसका मीनिंग क्या हुआ? अब a के पास भी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 4, और b के पास भी कितनी वैल्यू होगी? क्योंकि b की वैल्यू असाइन हो गई किसको? a को। तो b की जो वैल्यू थी वो a वाली प्रीवियस वैल्यू को क्या कर देगी? ओवरराइट। कंपैरिजन से आपके पास a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू क्या है? 4 है। आपने मेंशन किया a डबल इक्वल टू b। a डबल इक्वल टू b का रिजल्ट क्या होगा? वो कंपेयर करेगा से 3 डबल इक्वल टू 4, कंपेयर करेगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। और फॉल्स का मतलब क्या हो गया? 0। क्लियर है? मतलब जो नेक्स्ट कमिंग क्लास होगी उसमें ये एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जिसमें हमें एक ओवरव्यू लेना है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें लूप होगा, इफ एल्स, लैडर, स्विच, मतलब इसमें एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में बेसिक चीजें नहीं पता हो तो फिर उसकी एडवांस चीजें नहीं पता चलती। जैसे हमने प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही शुरू किया था, अगर हमें ये वो मैं मैथमेटिकली आपको नहीं बताता तो शायद उसको समझने में प्रॉब्लम होती।
चलिए, थैंक यू।